नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम नीति राजनीति में आपका स्वागत है। नीति राजनीति में आज विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे लीडर जो कि कॉस्मो ह्यूमनिज्म के इन्वेटर है और इनके द्वारा मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशन के माध्यम से लोगों के जो समस्याएं है, प्रॉब्लम्स है, उसके समाधान का मार्ग दिया जा रहा है। साथ में नीतियों की राजनीति को देश में प्रतिपादित कर रहे हैं। नाम है धीमान विजयमानकर। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बेहद ही खास इंटरव्यू की। तो हमारे साथ इस वक्त विजयमानकर जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे आज के इस खास सेगमेंट में देश और दुनिया की तमाम बातें, दुनिया जहान की तमाम बातें। पहला सवाल मेरा सर, हम देख रहे हैं कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। कई हज़ारों लोग हताहत हो चुके हैं। इस युद्ध को आप किस नज़रिए से देखते हैं? चूँकि आप इंटरनेशनल लेवल के कई मामलों में आप डायरेक्टली आपके सवाल उठाते हैं, आप बयान देते हैं, ऐसे में आप इस युद्ध को किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहली बात तो युद्ध कहीं पर भी जो है वो समाधान का मार्ग नहीं हो सकता। दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध तक या उसके बाद भी जो इराक में हुआ है या अफ़गानिस्तान में हुआ है, तो सीरिया में हुआ है, जो छोटे युद्ध भी थे, तो इनको अगर हम देखते हैं और उसके बाद का यदि इतिहास देखते हैं तो युद्ध से कहीं पर भी समाधान नहीं आया है। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर P5 मेंबर है रूस, और पुतिन की सेनाएं जो है वो यूक्रेन में इन्वेड कर रही है। तो जिसके ऊपर में इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, वो स्वयं इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि दूसरा इसका सीरियस पार्ट है। तीसरा इसमें सीरियस पार्ट ये है कि नाटो का अनुचित एक्सपांशन करने की जो कोशिश अमेरिका और बाकी देश यूरोप के कर रहे हैं, वो इसमें एक गलत पार्ट है। चौथा पार्ट इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर न्यूक्लियर हथियार रशिया के पास भी है, नाटो कंट्रीज़ के पास में भी है, और यदि उनका उपयोग होता है तो ये दुनिया के लिए विध्वंसककारी होगा। और यदि न्यूक्लियर वेपन्स की बात अगर हम ना भी सोचें, उतने दूर तक अगर ना भी जाए, लेकिन जो न्यूक्लियर प्लांट्स पर जो कैप्चर कर रही है रूसी सेनाएं, अगर वहाँ कोई एक्सीडेंट होता है तो मेजर न्यूक्लियर रेडिएशन से भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूरोप और सेंट्रल एशिया की और इवन रशिया की भी हताहत हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और ऐसे समय में इंडिया को एक स्टैंड लेना था, कम से कम रशिया को समझाने का स्टैंड लेना चाहिए था। वो इंडिया के प्रधानमंत्री करते हुए नज़र नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से, जहाँ वर्ल्ड ऑर्डर इन ट्रांजिशन है, ये एक अच्छा स्टैंड नहीं है। हमने देखा है कि सर इसमें राष्ट्रपति जो है अमेरिका के जो बिडेन या फिर यूके के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन, इनका बयान आया है इस मामले में, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का बयान ना तो सुनने मिला है, ना देखने मिला है, ना ही किसी प्रकार का हिंट इंडिकेट किया है इन्होंने। ऐसे में क्या लगता है सर, इनका क्या मतलब हो सकता है भारतीय प्रधानमंत्री और भारत की राजनीति का, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत भी एक बड़ा दमखम रखता है, इसके बावजूद भारत की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आना? देखिए, क्वाड की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, यूएन चार्टर को फॉलो करना चाहिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी होनी चाहिए। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस में 3 बार, पहले तो एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन किया, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की महासभा बुलाने के लिए उसमें एब्सटेन किया, फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी एब्सटेन किया। ठीक है, आप कुछ कारणवश यदि रूस के अगेंस्ट में वोट नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको, जब आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं तो आप रूस को अपना फ्रेंड मानते हैं, तो पुतिन को समझाने में कोशिश करना चाहिए था कि भाई वॉर को रोक के एक समाधान निकाले बातचीत से। तो मैं समझता हूँ कि एक ग्लोबल लेवल के डिप्लोमेट की जो निशानी कहीं पर भी मोदी जी के अंदर वो क्वालिटी नज़र नहीं आई कि 62 देश घूम कर आए। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेट लीडर्स, ग्रेट पावर कंट्रीज़ के कैसे रोल प्ले करते हैं, वैसा कोई रोल जो है यहाँ प्रधानमंत्री जी की तरफ से नज़र नहीं आया। ऐसा माना जाता है कि भारत के रूस से काफ़ी अच्छे संबंध है, और इसी वजह से है कि रूस से ज़्यादातर जो सैन्य ताकत को है भारत को बढ़ावा मिलता है, वहीं से कुछ हथियार से वेपन्स वगैरह को भारत सरकार खरीदती है। ये एक कारण माना जा रहा है, लेकिन युद्ध एक अलग चीज़ है और वेपन्स एक अलग चीज़ है। ऐसे में भी बयान नहीं आना, आप इसको क्या कहेंगे? एक तो युद्ध पे डिपेंडेंसी है, तो फिर तो ये आत्मनिर्भर भारत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि भाई आज भी हम जो है उस तरह के वेपन्स नहीं बना पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इतिहास में रूस ने जो है वो
चाहे वो चाइना का इशू हो या पाकिस्तान के साथ जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो इंडिया के साथ खड़ा रहा है, एक इतिहास है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप वोटिंग नहीं कर सकते, वहाँ से एब्सटेन किया तो ये एक ठीक है बात है, पर आप अपने पर्सनल लेवल पर भी पुतिन से जो है एक आगे आकर पुतिन और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनके बीच में एक पार्टनरशिप को डेवलप करने के लिए या एक युद्ध विराम के लिए कोई अगर कोशिश मोदी जी की तरफ से होती, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा उचित होता है इस सिचुएशन में। युद्ध के बीच एक सवाल ये भी बार बार उठ रहा है कि भारत जैसे देश के जो मेडिकल स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, वो बड़ी तादाद में यूक्रेन में फंस चुके थे, जिसके बाद ये पता चला कि लगभग 20,000 जो स्टूडेंट है वहाँ पे फंसे हुए हैं। भारत जैसे देश से, एक छोटे से देश में जिसकी 4 करोड़ की लगभग आबादी है, ऐसे देश में जाना, इसको आप किस रूप में देखते हैं? दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए वो क्रिटिसिज्म का भी शिकार हो रहे हैं, उनको कई लोग ट्रोल कर रहे हैं कि इनको जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ से कोई अच्छे डॉक्टर नहीं बनते। नहीं, देखिए, एक तो मेरा पर्सनल व्यू है कि दुनिया में डिफरेंट जगह पढ़ाई यदि की जाए तो उससे जो माइंड है वो ज़्यादा ओपन होता है, और उस लिहाज से फ़ॉरेन कंट्रीज़ में अगर इंडिया के लोग पढ़ने जाते हैं या फ़ॉरेन के लोग कोई और देशों में पढ़ने आते हैं तो वो एक अच्छा है ह्यूमैनिटी के लिए और पूरे विश्व के लिए। लेकिन यहाँ सवाल वो नहीं है, यहाँ फिर आत्मनिर्भर भारत पर प्रश्न चिन्ह है कि भाई वो 20,000 से ज़्यादा लोग मेडिकल की पढ़ाई करने और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, आईटी की पढ़ाई करने वहाँ क्यों जा रहे हैं? उसका एक सिंगल कारण है कि आपके यहाँ का जो एजुकेशन है वो कमर्शियलाइज हो गया है। या अगर आपको 1 करोड़ रुपया की सीट, एक सीट जा रही है मेडिकल में, तो वहाँ 25-30 लाख में आपका एंट्री मिल रहा है। तो इतना बड़ा मेजर डिफरेंस है, वहाँ कमर्शियलाइजेशन नहीं है एजुकेशन का। तो ये बेसिक इशू है कि एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की जो है वो कमर्शियलाइज कर दी है, पहले कांग्रेस ने और अभी बीजेपी ने, और इसलिए यहाँ के विद्यार्थियों को वहाँ सस्ते में पढ़ने के लिए जा रहा है। और फिर यहाँ आत्मनिर्भर का स्लोगन लगाना और हथियारों को यहाँ प्रोड्यूस नहीं करना, यहाँ के बच्चों को मजबूरी में फ़ॉरेन में पढ़ने जाना पड़ता है। बाई चॉइस जाए ये एक अलग बात है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी हमारी जो पॉलिसी है, जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी है, जो हमारे डिफेंस के प्रोडक्शन की जो पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी जो है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। P5 कंट्री की आपने बात की है सर, नाटो का अनियंत्रित विस्तार और P5 कंट्री, इसको अगर हम समझना चाहें विस्तार से तो कैसे बताना चाहेंगे आप? देखिए, P5 कंट्रीज़ यानी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसमें जो कंट्रीज़ मेजर जिनके पास न्यूक्लियर हथियार रहे हैं, जैसे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है और यूके है, इनको P5 कंट्रीज़ कहा जाता है। और उसमें यूएन चार्टर के तहत P5 कंट्रीज़ पर ये जिम्मेदारी दी है कि कहीं पर भी अगर इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होता है, कोई कंट्री अगर मेजर वायलेंस से, युद्ध से किसी कंट्री को इन्वेट करती है, तो फिर ये P5 कंट्रीज़ डिसीजन करती है कि उसको कैसा रोका जाए, और उसको उन कंट्री को एडवाइस दिया जाता है। और अगर वो कंट्री ना माने तो उसके बाद ये P5 कंट्रीज़ की आर्मीज़ जाकर उनको रोक सकती है। ये P5 कंट्री का रोल है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक P5 कंट्री ने खुद इन्वेजन किया और खुद अपने इन्वेजन के डिसीजन को वीटो कर रहा है, तो ये तो यूएन चार्टर को भी वोटिंग के लिए जो है वो अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है कि वीटो पावर को रखा जाए या ना रखा जाए, और बाकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कैसे रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, जनरल असेंबली की प्रोसीजर्स को और कैसे जो है वो, और ह्यूमन राइट्स काउंसिल की प्रोसीजर्स को कैसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव अफेयर बनाया जाए। नेटो एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन उसे कहा जाता है, जिसमें यूरोप की जो लगभग मेजर सभी कंट्रीज़ जो है यूरोप की उसके अंदर में है। कुछ कंट्रीज़ जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह जो न्यूट्रल रही है उनको छोड़कर, और अमेरिका के नेतृत्व में ये अलायंस है। इसमें ये सारी कंट्रीज़ पैसा शेयर करती है, डिफेंस की जो है वो ट्रेनिंग हो, इंटेलिजेंस हो, या उसके वेपन्स का डेवलपमेंट हो, या अपने तमाम स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट्स हो, वो करने का काम नेटो कंट्रीज़ करती है। और यूक्रेन उसका मेंबर नहीं था, यूक्रेन उसमें शामिल होना चाह रहा था, तो रशिया की ये चिंता थी कि अगर यूक्रेन में नेटो आया तो नेटो की सेनाएं जो है रशिया के बॉर्डर पे आ जाएगी, और नेटो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो रूल 5 है वो एक बड़ा मेजर रूल है, जिसमें कहता है कि एन अटैक ऑन एनी सिंगल कंट्री इज़ एन अटैक ऑन द होल कंट्रीज़ ऑफ द नेटो। यानी यदि आप किसी नेटो की एक कंट्री पर भी कोई कंट्री अटैक करती है तो वो पूरे नेटो कंट्रीज़ पर अटैक माना जाता है, और वो फिर नेटो पूरा कलेक्टिव वे में वो कंट्री के ऊपर में अटैक करता है। 30 कंट्रीज लगभग, अभी 30 हुई है, ठीक है। तो ये एक मेजर इशू है। तो रशिया को ये चिंता थी कि ये ना ही होना चाहिए मेरे बॉर्डर में।
तमाम इस युद्ध के बाद में कई सारे देश जो है युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं, चाहे यूएनजीए में बात हो या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन में हो, इंटरनेशनल लेवल पर युद्ध रोकने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक युद्ध रुकते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, क्या आगे युद्ध रुकेगा या युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाया जाएगा किसी प्रकार का? आप अपनी दूरदृष्टि से किस रूप में देख रहे हैं नहीं, सर? अभी तो एक टेम्पररी सीज फायर हुआ है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में। ये एक बात है। इसमें फिर अभी इज़राइल जैसे कंट्री के जो लीडर्स है वो उसमें, फ्रांस के जो राष्ट्रपति है ये भी इसमें कोशिश कर रहे हैं। दो कंट्रीज़ का बड़ा अहम रोल आ रहा है। उधर से तुर्की भी कुछ इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह जो है ये इसमें दोनों के बीच में बातचीत हो और कुछ समाधान निकले। और मुझे लगता है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी स्वयं बोला है कि भाई हम चाहते थे कि भी नाटो में जाए, पर अब वो ड्रीम लगता है, हम नाटो में नहीं जाएंगे, ठीक है सिर्फ यूरोपियन यूनियन में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर बातचीत होती है और कुछ अगर लीडर्स इंटरवीन करते हैं तो ज़रूर जो है वो पुतिन जी कुछ समझेंगे और फिर ज़ेलेंस्की भी कुछ समझ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में जो है, क्योंकि अंततः युद्धों का इतिहास ये कहता है कि काफ़ी युद्ध होने के बाद, बर्बादी होने के बाद क्यों ना हो, लेकिन बातचीत से ही सोल्यूशन आता है उसमें। तो सम ब्रोकर्ड सोल्यूशन इज़ ऑलवेज देयर इन द वॉर्स। तो उम्मीद करते हैं समय लगे लेकिन होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ इसमें। और नहीं हुआ तो ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी हो सकता है, वो अच्छा नहीं है, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल की हम बातें कर रहे हैं तो सर हम भारत में भी हमने देखा है कि एजुकेशन पॉलिसी न्यू डेवलप की गई है और लगभग इसको सभी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें लागू की जा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि फॉरेन के जो स्टूडेंट है वो हमारे देश में नहीं आते हैं। इसको आप कैसा देखेंगे और इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ का तो एजुकेशन जो है वो फ्री माइंड से नहीं हो रहा है और साइंटिफिक थिंकिंग पर बेस नहीं। देखिए अभी भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे हमारा एजुकेशन नहीं है, ह्यूमैनिज्म के आधार पे हमारा एजुकेशन नहीं है, वेरियस वास्ट नॉलेजेस के बेसिस पे हमारा एजुकेशन नहीं है। और जो फ्रीडम लगता है एजुकेशन के लिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के लिए, फ्री थिंकिंग के लिए, वैसा एनवायरनमेंट हमारे यहाँ नहीं है। और उस तरह की बहुत अच्छे हमारे यहाँ रिसोर्स फैकल्टीज़ है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी है, लेकिन वर्ल्ड क्लास लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है और रीज़नेबल प्राइसेस में, वो हमारे देश में नहीं है। और ऑलरेडी यूरोप अमेरिका जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनके यहाँ इतना हायर एजुकेशन, इतना एडवांस्ड है, तो उनको तो आने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन के साथ एक चीज़ हम देख रहे हैं कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलपमेंट दिखती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो या फिर अन्य देशों में भी। चाइना भी इसमें बहुत आगे जा रहा है। भारत में इन चीज़ यह एजुकेशन में खास करके देखने नहीं मिल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल, या फिर अभी जो नई और बहुत सारी चीज़ें आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी भारत काफ़ी पीछे नज़र आ रहा है। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं आने वाले समय में? देखिए एक तो महत्वपूर्ण बात है, जो भी कंट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे गई है उन्होंने रिलीजन को अहमियत नहीं दी है। क्योंकि आप ऐसा डबल स्टैंडर्ड में नहीं रह सकते कि भाई हम अपने सोसाइटी में तो रिलीजन रखेंगे, यहाँ तो कास्ट रखेंगे, यहाँ तो कल्चर का जो है वो इतना ज़्यादा पागलपन रखेंगे कि 365 दिन हम कोई ना कोई कल्चर में, त्योहारों में और रूढ़ी परंपराओं में रहेंगे। और केवल स्कूल कॉलेज में हम साइंस को पढ़ाएंगे, ऐसा कहीं पर नहीं हुआ है। जहाँ पर जो भी कंट्रीज़ में जब तक साइंटिफिक थिंकिंग नहीं आया है, जब तक फ्री थिंकिंग नहीं आया, वो आगे नहीं गई है। और इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे जाने का प्रमुख कारण है कि अभी भी बहुत ज़्यादा धर्म और जाति के ऊपर में यहाँ पर फोकस करते हैं। रही बात की जो क्रिटिकल नॉलेजेस है, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, तो इस तरह की जो एडवांस्ड जो रिसर्चेस है उसमें इंडिया में भी रिसर्च हो रहा है, ऐसा नहीं है। पर उसमें ब्रेक थ्रू के लिए जिस लेवल का स्टडी होना चाहिए, एक तो ह्यूमन ब्रेन होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो इंडिया में नहीं है। और वैसा इंसेंटिव और प्रमोशन भी होना चाहिए, ये चीज़ें लैकिंग है इंडिया में। इसलिए इंडिया में हो रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा है जैसे चाइना, अमेरिका और यूरोप में हो रहा है, जापान में हो रहा है। भारत में एक चीज़ हम ये भी देख रहे हैं सर, रिलीजन में ही साइंस को देखते हैं कुछ लोग। क्या वाकई में रिलीजन में साइंस है? आपको क्या लगता है? चूंकि आप साइंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, महत्व देते हैं और साइंस को आगे ले जाने की बात करते हैं। नहीं देखिए, ये पहले तो फिलॉसफी में बहुत डिबेट चला साइंस एंड रिलीजन का, फिर बाद में साइंस को, जैसे साइंस की थेरीज प्रूव होने लगी, चाहे आप लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो या फिर यूनिवर्स से मल्टीवर्स की थेरीज़ है, बिग बैंग की थेरीज़ है, ब्लैक होल की थेरीज़ है ना। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग थेरी है या एम थेरीज़ है,
तो ये जैसे जैसे इसके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हुए, कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस हुए, तो ये पता चलने लगा कि नहीं, जो धर्म में जो बात बोली गई वो तो कहीं प्रूव नहीं होती। कोई भी धर्म हो, चाहे वो गॉड को मानता हो या गॉड का नहीं मानता हो, केवल एक किसी इंसान को ग्रेट मानता हो, तो चाहे वो सोल को मानता हो या नहीं, माइंड को मानता हो, तो उसमें जो है वो साइंस में कोई भी रिलीजन का जो थेरीज है वो डॉगमेटिक ही नज़र आती है, वो प्रूव नहीं होती है। तो अब तक के इंटरव्यू में आपने सुना इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कुछ विशेष चर्चा। आगे हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के संदर्भ में और आदिवासियों के अधिकारों के बारे में। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार, लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की, जिसमें इस समय हम देख रहे हैं कि देश में राजनीति में धर्म का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा हो चुका है। और ऐसी स्थिति में भारत में जो पॉलिटिक्स हो रही वो हेट्रिट पॉलिटिक्स ज़्यादा देखने मिल रही है, धर्म की राजनीति ज़्यादा देखने मिल रही है। लोगों के कल्याण और लोगों के विकास करने के लिए या फिर देश को आगे ले जाने की राजनीति बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ऐसे में हम विजय मानकर से समझेंगे कि देश में किस तरह की राजनीति की ज़रूरत है। देखिए, देश की राजनीति मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स और पॉलिसीज़ होना चाहिए, नीतियों की राजनीति होना चाहिए। राजनीति जो है वो मानवता और विज्ञान के आधार पे होना चाहिए। राजनीति ये समाधान के आधार पर होना चाहिए। और राजनीति जो है वो बेसिकली मानव कल्याण की नीति है। पॉलिटिक्स इज़ अबाउट पब्लिक पॉलिसीज़, पॉलिटिक्स इज़ अबाउट पब्लिक सर्विस, पॉलिटिक्स इज़ अबाउट पब्लिक वेलफेयर। तो इसलिए ये तो जन नीति है, जन कल्याण है, तो इसलिए जो है जन सेवा है। तो मानवता और विज्ञान के आधार पे, समाधान के आधार पे राजनीति होनी चाहिए सबके लिए। हर जो देशवासी है, हर जो परिवार है, हर जो कम्युनिटी और सेक्शन है, ग्रुप है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके अधिकारों के लिए राजनीति होनी चाहिए। भारत में जिस तरह से जो बड़े पार्टियां है, जिसमें बीजेपी को हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल हार्डली जो है हिंदुत्व की बात करती है, मतलब धर्म को राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट करके राजनीति करती है। हालांकि कांग्रेस भी करती है, लेकिन कांग्रेस थोड़ा सॉफ्ट नज़र आती है। आप किस तरह की राजनीति करना चाहेंगे, चूँकि आप भी एक पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है और आगे आप अपनी पार्टी को धर्म से बाहर, जो धर्म में जा रहे हैं लोग, धर्म की राजनीति को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ऐसे लोगों को निकालने के लिए आपके पास में क्या विज़न होगा, क्या फोकस होगा सर? देखिए, एपीआई के लिए तो बहुत क्लियर है, जो हम कॉस्मो ह्यूमनिज्म के आधार पे एपीआई जो बिल्डअप हो रही है, तो साइंस, नॉलेज एंड सॉल्यूशंस, साइंस है, ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी, मैनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशन, यानी ज्ञान, विज्ञान और समाधान के आधार पर एपीआई की राजनीति है। विज्ञान और मानवता के आधार पर एपीआई की राजनीति है। नीतियों के आधार पर एपीआई की राजनीति है। तो हम इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। इसी चीज़ पर जो है एपीआई का पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप हो रहा है। इन्हीं कॉस्मो ह्यूमनिज्म के नीतियों के आधार पर हम इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करेंगे। और ये जैसे जैसे आइडियाज़ प्रमोट होगी, तो जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं डाइल्यूशन आएगा, जब लोगों को ये समझ में आएगा। मेरा मानना है कि प्रकृति ने हर एक को ब्रेन दिया है, कॉग्निटिव कैपेबिलिटी दी है। इंसान ज़रूर उस चीज़ को आज नहीं तो कल जो है वो सोचता है और उस दिशा में जाने का प्रयास करता है। सब ना हो तो लोग अगर कम भी उस दिशा में आए तो धीरे धीरे जो है वो कारवां बढ़ता है और मेजॉरिटी इस दिशा में जा सकती है। अभी वर्तमान में आपकी जो दल है, आपका जो दल है, जो आपका राजनीतिक पार्टी है, वो अभी कितने राज्यों में काम कर रही है और किस लेवल पे पार्टी का काम चल रहा है, और आगे जो इलेक्शंस होंगे 2023-24 में, इसमें आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी? देखिए, अभी यमलेश जी, हम तेलंगाना से वापस जा रहे हैं। परसों हम छत्तीसगढ़ से आए तेलंगाना में, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि एपीआई का स्प्रेड सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया सब में है। 18 से 20 राज्यों में पार्टी कार्यरत है और चुनाव को लेकर जो है हमारी तैयारी चल रही है। लोकसभा के 2024 के, जैसे मिशन 2024 कह रहे हैं, उसके पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ और राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं जहाँ पर एपीआई का अच्छा प्रेजेंस है। तो उन सब जगहों पर जो है हमारी तैयारी स्टार्ट हो गई है। और ये जो नीतियाँ मैं जो कह रहा हूँ उसके आधार पे हम पॉलिटिक्स करेंगे और मेजॉरिटी सीट को कंटेस्ट करेंगे। और कोई पार्टी अगर हमारी बात को मोटे तौर पर भी मान लेती है तो उनसे लिमिटेड अलायंस करेंगे। और नेशनल लेवल का अलायंस स्वयं में बिल्डअप करने में कोशिश कर रहा हूँ एपीआई के नेतृत्व में, एज एन अल्टरनेटिव टू यूपी एंड एनडीए,
तो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की नीतियों के आधार पर मोटे तौर पर जो भी पार्टीज इसको एग्री करती है तो एपीआई के नेतृत्व में ये अलायंस हो, इसके लिए मैं स्वयं प्रयासरत हूँ। अभी आपने 2023 की बात की। 2023 में जो मेजरली चुनाव होगा वो 5 राज्यों में होगा। इनमें 3 स्टेट बड़े महत्वपूर्ण है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो आपकी पार्टी कई स्थानों पर कई ज़िलों में तक पहुंच चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी का कहीं ना कहीं वीकनेस नज़र आता है। इसको दूर करने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? आपके पार्टी के ऑफिस बेरर्स, आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मध्य प्रदेश में एपीआई ऑलरेडी एंटर हो चुकी है और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हमने लड़े लिमिटेड सीट्स पे। और क्योंकि एक मध्य प्रदेश में बड़ी स्ट्रांग बाइपोलर पॉलिटी रही है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, तो तीसरी कोई भी पार्टी वहाँ डेवलप काफ़ी सालों तक नहीं हुई है। तो लेकिन एपीआई को जिस तरह से अभी अटेंशन मिल रहा है मध्य प्रदेश में, ऑफकोर्स थोड़ा वीकनेस है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो वीकनेस जो है वो निकल जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश की पार्टी के जो हमारे ऑफिस बेयरर्स है वो सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा सिंसियर है, एक्टिव है और वो अभी एक्टिव होकर विस्तार से काम करना चाहते हैं। और मैं मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा समय दूंगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप देखेंगे 2023 तक हम एक मेजर पार्टी बन के इमर्ज होंगे। और अगर कुछ पार्टीज़ वहाँ पर जैसे गोंडवाना जैसी कोई पार्टीज़ हैं वो अगर अलायंस के लिए इच्छुक है तो हम उनसे ज़रूर जो है वो अलायंस करेंगे। चूंकि मैं भी मध्य प्रदेश से ही आता हूँ सर, ऐसे में मेरा मध्य प्रदेश को लेकर ज़्यादा सवाल करने का मन हो रहा है। ऐसे में मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। हाल ही में मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा जिसको आप बार बार कहते हैं ट्राइबल राइट्स में, आप बार बार पेशा कानून, वनाधिकार कानून और भी तमाम जो आदिवासियों के दूसरे पीढ़ी के अधिकार हैं उनको लेकर आप बार बार जिक्र करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो पेशा कानून के जो रूल्स बनाए हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये रूल के आधार पर आदिवासियों के अधिकार संरक्षित होंगे, सुरक्षित होंगे? देखिए, पहली बात तो पेशा एक्ट बना 1996 में। यूनाइटेड नेशंस ने जब इंडिजिनस पीपल के राइट्स होते हैं इसको इंटरनेशनल लॉ में ह्यूमन राइट्स में मान्यता दी। आईएलओ कन्वेंशन 169 जो 1989 में हुआ, 1989 में। उसके बाद 7 साल बाद में पेशा लॉ पार्लियामेंट ने हमारे यहाँ इनैक्ट किया। लेकिन उसके आधार पे जो 11 स्टेट जहाँ शेड्यूल्ड एरियाज़ है उनको जो पेशा रूल्स बनाने थे, फॉर एग्जांपल जो 11 स्टेट है उसमें मध्य प्रदेश है, उधर राजस्थान है, इधर में जो है वो गुजरात का कुछ एरिया है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना है, आंध्रा है, हिमाचल प्रदेश है। तो इन लोगों को जो पेशा रूल्स बनाने थे वो उन्होंने नहीं बनाए। मैंने 26 जनवरी 2021 को पेशा रूल कैसे बनाया जाए इसका मॉडल पिटीशन इन 11 राज्यों को किया, लेकिन अभी तक किसी राज्य ने नहीं बनाया, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने भी पेशा रूल्स को ड्राफ्ट नहीं किया और इसलिए जब तक पेशा रूल्स ही ड्राफ्ट नहीं होंगे तो पेशा लॉ का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ा कठिन हो जाता है। और इसलिए जो है चाहे पेशा लॉ एक्ट हो या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो या लैंड एक्विजिशन के लॉज हो, है ना, या एमएमडीआरए माइनिंग डीएमएफ का जो प्रोविजंस है उनको इम्प्लीमेंट करना आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के ग्राम सभा के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए रूल बनना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जो अब तक मध्य प्रदेश सरकार ने भी बनाया नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार आदिवासियों के गौरव करने की बात कर रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है, कल्चरल इवेंट कर रही है आदिवासियों के। भोपाल से लेके हर एक ट्राइबल ज़िलों में, हर एक ट्राइबल तहसील तक में पहुंच रही है। बीजेपी के माध्यम से ये काम हो रहा है लगातार, उनकी कल्चर, उनकी एक्टिविटीज़ और उनको अलग अलग तरीके से कार्यक्रम कर रही है, जिसमें सरकारी पैसों का तो खर्चा हो ही रहा है। लेकिन जो आदिवासी जंगलों में निवास कर रहा है, अगर हम मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले की बात ले जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पर जो बैगा कम्युनिटी के ट्राइब है वो काफ़ी बैकवर्डनेस है, अभी भी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सुधर नहीं पाया है। ऐसे में उनके लिए किस तरह की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, बीजेपी जो आदिवासी गौरव का बात कर रही है वो तो मेरे वजह से, एपीआई के वजह से कर रही है, क्योंकि 2013 के पहले तो कभी बीजेपी ने ये काम नहीं किया या 2019 के पहले भी नहीं किया। अभी 2021 आया, 22 आ रहा है, तो अभी 23 में चुनाव है, 24 में है और उनको मालूम है एपीआई जैसी पार्टी जो है ट्राइबल्स को बहुत बड़े पैमाने पर अवेकन कर रही है और ट्राइबल्स लोग बहुत ज़्यादा एपीआई में जा रहे हैं, तो इसके डर के वजह से वो ये काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ आदिवासी को गौरव करने की ज़रूरत ही क्या है? आदिवासी की सभ्यता ही इतनी महान है कि वो अपने आप में गौरवान्वित है। आदिवासियों के अधिकार और जो ट्राइबल राइट्स है और जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता और संस्कृति है, उसके आधार पर जो है वो काम होना चाहिए। भाई अगर आपको इतना गौरवान्वित करना है तो रेलवे स्टेशन का नाम आप कमलापति
जी के नाम पे रखा, अच्छी बात है। इंडिया दैट इस गोंडवाना आप संविधान में क्यों नहीं ला देते आर्टिकल 1 के अंदर में। दूसरी बात, जो आज गाँव जल ज़मीन जंगल का जो मालिक जो आदिवासी है उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे, और जैसे बैगा आदिवासी है, बड़े बहुत प्रिमिटिव ट्राइब्स है और बड़े पीछे है, बालाघाट से लगा हुआ जो एरिया है, छत्तीसगढ़ का वो जो बेल्ट है, महाकाल का जो रेंजेस है उसमें, तो ऐसे प्रिमिटिव ट्राइब्स है या बाकी भी आदिवासी है, उनके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा के अंदर है, या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, या MMDRA एक्ट है, या आपकी पंचायत की जो लॉज हैं, इसके अंदर में जो, या 5th शेड्यूल के अंदर में जो प्रोविजंस है, इसको आप पूरी तरह इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर देते, और पूरी तरह इम्प्लीमेंट करके उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंडिया में बाकी लोगों के बराबर आ जाए। जी, आपने आरोप भी लगाया और दावा भी किया कि आपकी वजह से कर रही है। आपके पास क्या प्रूफ है? आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि आपकी वजह से ही बीजेपी कर रहे हैं? कांग्रेस भी तो है वहाँ पे विपक्ष में, हो सकता है उनकी वजह से भी कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के वजह से यदि उनको करना होता तो फिर ये काम तो बीजेपी 2019 के पहले भी कर सकती थी। कांग्रेस तो पहले भी थी और आदिवासी लोग कांग्रेस को वोट करते रहे। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी हारी है, और एक भी ट्राइबल सीट जो है वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं जीत पाई, तो ये तो API की वजह से हुआ है मेनली, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने जो है वो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को समझाने का काम किया, और मेरी आवाज़ वहाँ से पूरे इंडिया के अंदर गई। सेकंड स्टेट झारखंड में है जहाँ बीजेपी हारी है पिछला इलेक्शन जो है वो, और भले ही JMM की गवर्नमेंट वहाँ पर आई, लेकिन उसमें भी हमारा रोल जो है आदिवासियों को समझाने में बहुत बड़ा रहा। अब उनको मालूम है कि API मध्य प्रदेश में भी आई हुई है, तो वो पहले से देखिए, उनका विजन 5 साल आगे का होता है, तो उस बात को वो समझ रहे कि मानकर साहब मध्य प्रदेश में आ गए, API मध्य प्रदेश में आई है, तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के सब लोग जो है गोंडवाना लैंड को माध्यम से जो है वो जाएंगे। जो मानकर साहब ने बिल दिए संसद को 2 जो है संविधान में ये राइट्स को लाने के लिए, ये काम तो कांग्रेस वालों ने नहीं किया ना, वो काम तो मैंने किया API के माध्यम से जो है। तो इस पर जो है वो आदिवासी बोलेंगे कि भाई ये सारे अधिकार हमको होना चाहिए, जल जमीन जंगल के, मिनरल का शेयर राइट, ये तो कांग्रेस ने बात नहीं की कि हमको मिनरल का शेयर होल्डर हम बनाएंगे। ये बात तो मैं कर रहा हूँ, 2007 से कर रहा हूँ, API बनने के पहले से जो है वो, और ये तो API की नीति में है, और मैंने बिल भी दे दिए इसको लेके। और मेरे वजह से छत्तीसगढ़ की जो माननीय गवर्नर है उइके मैडम, उन्होंने भी कहा कि भाई अभी यह ट्राइबल मिनरल राइट्स मांग रहे हैं, तो मिनरल राइट्स तो मिलना चाहिए, ये बोलने वाला पहला इंसानी विजय मानकर है इंडिया के अंदर में आदिवासियों को। तो इसलिए ये काम तो कभी कांग्रेस ने नहीं किया, तो कांग्रेस की वजह से वो नहीं कर रहे हैं। वो API आगे आ जाएगी, और API अगर आती है तो फिर ये केवल बोलने की बात नहीं रहेगी, ये हमको करना पड़ेगा, ये उनको अच्छे से मालूम है, इसके डर की वजह से वो ये कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आपके वजह से पीछे गई, झारखंड में आपके वजह से पीछे गई, तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग सकता है आपके ऊपर कि आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनली। देखिए, कांग्रेस को यदि सपोर्ट करना होता तो मैं डायरेक्ट अलायंस करके भी छत्तीसगढ़ में हम गवर्नमेंट में रह सकते थे। शायद आपको आज मैं ये डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ कि जब अमित जोगी जी का अलायंस हुआ था BSP के साथ छत्तीसगढ़ में, तो उसके पहले अजीत जोगी जी ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में API में फ़ोन किया था। उस समय मैं अवेलेबल नहीं था, और वो API से अलायंस चाहते थे, लेकिन उस समय हमारा ये व्यू था कि भाई हम इंडिपेंडेंटली अपनी पार्टी को एक्सपांड करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में। बाद में उन्होंने BSP से अलायंस किया। उसके बाद भूपेश बघेल जी के थ्रू इनडायरेक्ट मैसेज आया था API के साथ अलायंस के लिए, तो उस समय भी हमने जो है उनको थैंक यू बोल के जो है उसमें हमने इंटरेस्ट नहीं लिया। यदि कांग्रेस को मुझे सपोर्ट करना होता तो मैं इनडायरेक्ट सपोर्ट क्यों करता, मैं डायरेक्ट अलायंस करके भी आज गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में हम लोग रह सकते थे। सेम काम मैं झारखंड में कर सकता था। तो जो है देखिए, अभी तो हमने अपने पार्टी का एक्सपांशन किया 18 से 20 राज्यों में, क्योंकि हम ये पार्टी सत्ता में जाने के लिए इमीडिएटली नहीं बना रहे, हम इसको ऑल इंडिया की बेस्ट अल्टरनेटिव पार्टी बना रहे कांग्रेस और BJP के, और हम अपना इंडिपेंडेंट अलायंस डेवलप करेंगे। हम देख रहे हैं कि एक सिनारियो देखने मिल रहा है राजनीति में, कोई 1585 की बात करता है, कोई 20 और 80 की बात करता है। हाल ही के यूपी इलेक्शन में हमने ये सामने देखा है, और इसके पहले भी कई इलेक्शंस में हमने देखा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो 1585 की बात करने वाले लोग हैं, या फिर 20 या फिर 80 की बात करने वाले लोग हैं, वो कभी भी जो बड़े लोग हैं, जिसमें SC ST OBC जो बड़े समुदाय है, इनको कभी बिजनेस में या स्टैंडर्ड लेवल के एजुकेशन में इनको देखा, ये इनका रोल नहीं दिखाई देता है। ज़्यादातर जनरल कम्युनिटी
कम्युनिटी के लोगों का दिखाई देता है। ऐसे में ये जो राजनीति हो रही है 1585 की हो या फिर 2080 की, इसको आप क्या कहेंगे और इस पर आपका क्या व्यू है? और आगे जो ये बड़ी कम्युनिटियाँ है जो SC ST OBC जिनको हम कहते हैं, जिनका बहुत बड़ा मेजर रोल है पॉलिटिक्स में इनके वोटों का, इनका बिजनेस में नहीं होना, हाई लेवल के बिजनेस में नहीं होना, छोटे बिजनेस में भी नहीं होना, स्मॉल इंडस्ट्रीज में नहीं होना, ये बड़े एजुकेशन सेक्टर में नहीं होना, इसको किस रूप में देखेंगे पूरा? देखिए, दो वर्ड मैं बोलता हूँ, पावर्टी ऑफ थिंकिंग एंड पावर्टी ऑफ नॉलेज। जब ये दो चीज़ें किसी में आ जाती है तो वो पार्टी हो या वो लीडर हो या वो पार्टी के ऑफिस बेरर्स हो या उससे रिलेटेड जो लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनके अंदर में भी ये पावर्टी आती है, यानी सोच की गरीबी, ज्ञान की गरीबी। पैसे की गरीबी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब सोच और ज्ञान की गरीबी आती है तो आपका पूरा विज़न जो है वो ख़राब हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है। तो जो लोग 1585 की बात करते हैं या 2080 की बात करते हैं, तो ये दोनों ही जो है वो उस तरह के लोग हैं जिनको पावर्टी ऑफ थिंकिंग एंड पावर्टी ऑफ नॉलेज है, और इसलिए उनसे जुड़े हुए लोग भी उस पर डिपेंड है। दूसरी बात यह है कि रिजर्वेशन की वजह से जो है सारा का सारा जो डिपेंडेंस है वो स्टेट के ऊपर में ही सोचा कि नहीं भाई सरकार ही हमारा डेवलपमेंट करेगी, लेकिन मार्केट भी कोई चीज़ होती है, और मार्केट तो जब स्टेट नहीं था तो उसके पहले से मार्केट है। यानी जब इंसान ने गवर्नमेंट नहीं बनी थी, राजेशाही नहीं थी, उसके पहले भी फ्री ट्रेड होता था लोगों के बीच में। और यूरोप के अंदर में तो पर्टिकुलरली 16वीं शताब्दी से मार्केट्स बहुत ज़्यादा एडवांस डेवलप हुए, ट्रेड डेवलप हुआ, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, सेंट्रल बैंक्स जो है वो डेवलप हुए यूरोप से, स्टॉक मार्केट्स जो है वो डेवलप हुए हैं, बिजनेसेस अलग अलग तरह के डेवलप हुए। लेकिन दुख की बात है कि इंडिया के अंदर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय में जो इकोनॉमिक थिंकिंग था, चाहे वो नेहरू जी का हो या डॉक्टर अम्बेडकर का हो, तो या बाकी भी उनसे जुड़े हुए उस समय के लोग थे, वो सोशलिज्म की तरफ था। जबकि दुनिया के अंदर में मार्केट इकोनॉमी से ही इंसान गरीबी से बेसिकली बाहर निकला है। तो मार्केट के साथ में अफर्मेटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट लगता है, डेवलपमेंटल स्टेट लगता है, ये जो थिंकिंग है वो हमारे देश में संविधान बनने के समय से या उसके पहले से भी जो है वो मिसिंग थी। तो अब मार्केट का जो रोल है वो लगभग हमारे देश में 87% है, स्टेट के पास में केवल 13% पैसा है, तो 13% से तो सबका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो मार्केट में हमको जो बिज़नेस है या एंटरप्रेन्योरशिप है या मार्केट से फिनांस के थ्रू पैसा बनाने की जो सिस्टम्स है, उसके अंदर में जब तक इंस्टीट्यूशनलाइज पॉलिसीज़ लेकर नहीं आएंगे और हम अपना पूरा सोच रिजर्वेशन से बाहर जब तक नहीं लाएंगे, तब तक ये नहीं होगा। माना कि मार्केट इकोनॉमिक्स को जो जनरल कम्युनिटी के लोग हैं वो समझ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों का भी तो डायरेक्टली सपोर्ट उनको मिल रहा है, इधर की कम्युनिटियों को तो नहीं मिल रहा है, जो SC ST OBC जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें जो है कांग्रेस बीजेपी की जो गवर्नमेंट्स रही है, उन्होंने जो जनरल कम्युनिटी के लोग हैं जो बिज़नेस के अंदर में है उनको ज़्यादा फेवर किया इकोनॉमिकली जो है, क्योंकि वो उस सिस्टम में है ना। देखिए, सिस्टम में रहना भी ज़रूरी होता है। जैसे अभी मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो आपका बैंक की फैसिलिटी तो आपको नहीं मिलेगी ना। उसी तरह से मार्केट में अगर आप एंटरप्रेन्योर है, आपकी अगर इंडस्ट्रीज़ है, आपकी वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज के कंपनीज़ हैं, उस तरह का आपका इंडिया और बाहर में लिंक है, तो आपको किसी भी गवर्नमेंट को फेवर करना आसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको करेगी, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, उसको टैक्सेस वापस मिलेगी, इंडिया का GDP बढ़ेगा। तो कोई भी गवर्नमेंट ये सोचती है कि जहाँ जल्दी हो तो उसको करो। SC ST के लोगों को तो पहले जो है, या OBC के लोग हैं या माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वो तो इसमें आने के लिए ही पहले झिझकते रहे। SC ST OBC के लोग तो ज़्यादा रिजर्वेशन पर ही डिपेंड रहे। अब जाकर कहीं सोच में बदलाव आ रहा है तो वो लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक दौर चलेगा। अभी अगर आप ज़्यादा आगे आते हैं, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है सरकार की ओर से। बिल्कुल सरकार का ये दायित्व है, अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए। रादर मैं आपको कहूँगा कि मैं पहला लीडर हूँ इंडिया का, API ये है। लगभग 2015 में मैंने 50,000 करोड़ का प्रोविज़न होना चाहिए 2015 में SC ST के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये मैंने पिटीशन की थी भारत सरकार को। उसी के बाद जो ये आपका जो मुद्रा लोन वगैरह जो है वो स्टार्ट हुआ है। राजनीति में आप नीतियों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हाल ही में आपने एक और नीति डिक्लेयर करने की घोषणा की है, जिसमें आपने कहा है कि गरीबी को ख़त्म कर लोगों को मध्यम अमीर बनाया जाएगा। इसके पहले भी कई राजनीतिक जो दल रहे हैं, उनके लीडर्स रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन हम 70-75 साल से देख रहे हैं कि देश में आज भी गरीबी ख़त्म नहीं हो रही है। आपकी जो पॉलिसी है वो किस तरह से गरीबी को ख़त्म करेगी और ये पॉलिसी किस तरह से वर्क करेगी? क्या आपका विज़न होगा इस पॉलिसी को लेकर? देखिए, मेरा ये मानना है स्पष्ट रूप से कि इंडिया इज़ अ रिच कंट्री।
इंडिया एक गरीब कंट्री नहीं है. इंडिया इज़ अ रिच कंट्री विथ पॉलिटिशियंस हैविंग पॉवर्टी ऑफ नॉलेज of economics and finance, and these politicians they are keeping the people poor and backward. यानी देश जो है वो हमारा देश जो है अगर हम नेचुरल वेल्थ के हिसाब से देखें, ह्यूमन वेल्थ के हिसाब से देखें तो हमारा देश एक अमीर देश है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इकोनॉमिक्स और फिनेंस का जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है और इसलिए वो देश की जनता को गरीब रख रहे हैं और बैकवर्ड रख रहे हैं. तो मेरे हिसाब से इंडिया में अगर हम ये नेचुरल वेल्थ और ह्यूमन वेल्थ और प्रोड्यूस्ड वेल्थ का अगर कैलकुलेशन करें तो कोई भी गरीब नहीं रह सकता. तो लेकिन इसके लिए विशेष पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और विशेष जो है जो वेल्थ है जो उसका फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल जो वेल्थ है या एसेट्स जो बोला जाता है उसको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा और उस तरह का एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उस तरह का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना पड़ेगा. तो इसका मैंने एक बड़ा अच्छा कैलकुलेशन किया है और वो कैलकुलेशन बड़ा रियलिस्टिक होगा. अभी सिर्फ मैं डेटा को कोरैबोरेट कर रहा हूँ और 2024 की जो API की जो नीति रहेगी चुनाव की उसमें ये रहेगा और जनवरी 2024 से मैं इस पर बोलना चालू करूँगा, क्योंकि यदि अभी मैं बोल दूँ तो मैंने देखा है कि इनडायरेक्टली फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वाले मेरी नीतियों को चुरा चुके हैं कई बार. जैसे सिटीजन्स वोटर राइट को या मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम को बोला तो उसको जो है वो पार्शियल बेसिक इनकम जो है वो राहुल गांधी जी ने ये कर लिया था. केजरीवाल भी मेरी बहुत सारी बातें की. इवन बीजेपी ने जो अभी परिवार को यूनिट बनाया पानी देने के लिए, सिलेंडर देने के लिए, ये भी मेरी नीतियों में कहीं ना कहीं डिक्लेयर था. तो मैं इसको समय आने पर कहूँगा और केवल कहूँगा नहीं, मैं उसका पूरा कैलकुलेशन बताऊँगा कि कैसे ये किया जा सकता है. हर गरीब परिवार को, परिवार की बात मैं कर रहा हूँ, मिडिल रिच बनाया जा सकता है, मध्यम रूप से अमीर बनाया जा सकता है इंडिया. इसके पहले भी आपने एक नीति की घोषणा की थी E4H2R2 कुछ इस तरह से था. इसका क्या मीनिंग निकलता है पूरा और क्या संदर्भ? देखिए ये पॉलिसीज़ कई तरह की होती है. देयर आर मेनी लॉज एंड मेनी सॉल्यूशंस. मैं तो हरदम बोलता हूँ कि एक नहीं है, अनेक है. तो E4H2R2 जो है उसमें भी था एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंडाउमेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स था. H2 में हेल्थ एंड हाउसिंग था. H2 में स्किल्स एंड सोशल सिक्योरिटी था एंड R2 में रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन था. तो ये भी पॉलिसी से जो है बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है. लेकिन अभी जो मैं पॉलिसी कह रहा हूँ वो डायरेक्ट एकदम परिवारों को जो है, जो मान लीजिए BPL के अंदर है या BPL से थोड़े ऊपर है, उनको एकदम डायरेक्ट फोकस करके मिडिल रिच बनाएगी. तो ये थोड़ी अलग तरह की पॉलिसी है. और E4H2R2 तो जो है सभी के लिए है ही पूरे इंडिया में, वो तो एक पॉलिसी रहेगी API की. ट्राइबल राइट्स की आपको मास्टरी होना माना जाता है. आपने लगभग 30 पिटीशंस किए हैं और 6 महत्वपूर्ण बिल आपने पार्लियामेंट में न होते हुए, आपका MP MLA न होते हुए भी आपने पार्लियामेंट को दिए हैं. किस तरह के ये बिल है, अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, इसका किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे आप? यमलेश जी 6 नहीं 16 है. 16 में 10 16 बिल होंगे सर. बिल है, 16 बिल है, 30 से ज़्यादा पिटिशंस है. 16 बिल में 10 बिल तो है देखिए चुनावी व्यवस्था को पूरी तरह प्रातिनिधिक बनाने के लिए. देखिए हमारे जो देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ये FPTP जिसको बोला जाता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रल सिस्टम है. जैसे देखिए आप चुनाव में खड़े, अब जिले का चुनाव हो रहा है, आप कह रहे देश का हो रहा है, लेकिन आप चुन रहे अपने ज़िले का प्रतिनिधि चुन रहे हैं. फिर एक को 5 लाख वोट मिले, एक को 5 लाख 1 वोट भी ज़्यादा मिले और उसको 51% वोट ना हो, जिसको 5 लाख 1 वोट मिला है, तो वो पार्लियामेंट जाता है, 5 लाख वाला घर बैठता है, 5 लाख वोटर अप्रातिनिधिक हो जाते हैं. फिर इसमें 35-40% जो वोट लेता है उसकी सरकार बनती है. 60% वोट जिसके फेवर में है ही नहीं उसकी सरकार बनती है. 100 में 90% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा वोटर्स उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो इसमें नहीं मिलता है. तो पहली बात तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम FPTP के साथ, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ होना चाहिए. ये इसका मेजर इशू था. फिर SC/ST के भी PR सिस्टम में मैंने रिजर्वेशन कैलकुलेट किया सीटों का और महिलाओं का रिजर्वेशन का सीट कैलकुलेशन करके दिया. फिर MP MPLA की संख्या जो बहुत ज़्यादा, अभी 24 लाख 25 लाख पे एक MP हो रहा है, 4.5 लाख पर एक MLA हो रहा है, तो इसके आप परसेंटेज कम करने की ज़रूरत है. तो मैंने 1,500 MPs लोकसभा में होना चाहिए कैलकुलेशन करके दिया. मेरे वजह से ये नया पार्लियामेंट जो बन रहा है, जहाँ 888 MP होंगे, शायद 2029 में वो बिल आएगा. तो आपकी वजह से कैसे? मेरे वजह से, क्योंकि कैलकुलेशन करके दिया मैंने पूरा. और मैं पहला लीडर हूँ जिसने मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में, FPTP में और PR में सिस्टमेटिक हर स्टेट में कितना सीटें आएगी, कितनी होगी, उसमें SC की कितनी होगी, ST की कितनी होगी और महिलाओं की कितनी होगी और PR में कितनी होगी और मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, ये बाकायदा मेरे बिल में कैलकुलेशन करके दिया. और ये मेरा बिल जो है शायद 2017 में मैंने पार्लियामेंट को दिया और ये उसके बाद डिसीजन होकर पिछले साल ये जो है नए संसद का
ये आया 888। पीआर और एपीटीपी की आपने बात की, अभी भी बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो भी इस बारे में नहीं जानते हैं और देश के नागरिक तो बहुत ही कम है होंगे जो जानते होंगे। ऐसी स्थिति में अगर हम दुनिया के देशों से और भारत की चुनावी व्यवस्था के संदर्भ पर अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म है, जो इलेक्ट्रल सिस्टम है भारत का, इसके ऊपर अगर हम दुनिया के देशों से कंपैरिजन करें तो किस तरह की व्यवस्था की ज़रूरत है देश में, क्या और दुनिया के देशों में क्या व्यवस्था है? देखिए, दुनिया में 102 देशों से ज़्यादा यानी लगभग 55-60% देश जो हैं वो जहाँ, और पर्टिकुलरली जहाँ डेमोक्रेसी से, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है उसकी तो हम उतनी बात नहीं करेंगे, तो वहाँ सब जगह जो है आप देखेंगे कि मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम है और वो पीआर सिस्टम ज़्यादा है। यानी वहाँ जिस पार्टी को जितना प्रतिशत वोट होता है उसके उतने एमपी एंड एमएलए होते हैं। सपोज़ आप पीआर सिस्टम विद 0.15% अगर कट ऑफ लिमिट कर दे तो आज एपीआई को अगर 10 लाख वोट मिल जाए तो उसके 3 एमपी हो जाएंगे, लेकिन 10 लाख वोट आप 3 पार्लियामेंट में भी लो तो आपका एक भी एमपी नहीं जीतेगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी, वहाँ बजट से पैसा मिलता है या इलेक्टोरल फंड होता है उससे पैसा मिलता है पार्टियों को और कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए, जो हमारे देश में नहीं है। एक गरीब इंसान फॉर्म तो भर सकता है लेकिन वो चुनाव लड़ नहीं सकता, चुनाव में जीत नहीं सकता, क्योंकि चुनाव में पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कह रहा है कि 90 लाख लगते हैं, 90 लाख होना चाहिए। फिर उसके अलावा भी पार्टीज़ अपने तरफ से भी बहुत खर्चा करती, तो एक गरीब इंसान फॉर्म तो भर सकता है, यानी हमने वोटिंग राइट दिया उसको, कहा कि नहीं कोई भी बन सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं बन सकता। फिर पार्टियों को कंपनीज जो डोनेशन देती है उस पर सीलिंग नहीं, पार्टियों के खर्चे पर सीलिंग नहीं, मीडिया किसको दिखाए नहीं दिखाए, कितना दिखाए, कैसा फेयर रिपोर्टिंग करे, इस पर कोई सीलिंग नहीं है। ईवीएम का एक बहुत बड़ा इशू है, ये आप जानते, बड़ा डिबेट में हुआ कि भाई 1.5 महीना 2 महीना चुनाव होते वो हमको चलता, लेकिन रिजल्ट 2 घंटों में चाहिए, तो ऐसा क्यों? तो ये जो सारी चीज़ें आप कहते बैलेट से नहीं करेंगे तो आप 50% भी पेपर ट्रेल नहीं गिनना चाहते, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इसके वजह से हमारे यहाँ हमने एक नागरिक को एक वोट तो दे दिया पर उसका मूल्य एक नहीं है। इलेक्ट्रल सिस्टम उसको बर्बाद कर रहा है। और एफपीटीपी तो कॉन्स्टिट्यूशन में गलत ढंग से जो है संविधान सभा के अंदर में जब हो रहा था उस समय भी पीआर सिस्टम का कमरुद्दीन जो है, सैयद कमरुद्दीन जी ने ये किया था और उनको बाकी भी एमपी सपोर्ट कर रहे थे। उस समय बगैर रिसर्च किए बोल दिया कि नहीं चाहिए हमको, और जो कारण बोला वो सब गलत साबित हुए आज। आपने बजट से फंडिंग की बात की है, क्या आपको लगता नहीं कि भारत में ऐसी भी हम देख रहे हैं कि चुनाव में बहुत पैसा जो है बहुत खर्च किया जाता है? पिछले साल जो एडीआर की रिपोर्ट आई थी उसमें बीजेपी का 165 करोड़ के समथिंग का बताया गया था, कांग्रेस का 135 के आसपास का बताया गया था। इतना पैसा खर्च होता है, बजट से फंडिंग करने पर क्या सरकार के ऊपर में जो पैसे का कर्ज है वो बढ़ेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल कम होगा। देखिए, एक पहली बात तो डेमोक्रेसी जो है वो तो डेमोक्रेसी का एक कीमत भी होती है। अब डेमोक्रेसी में जो है वो तो नागरिकों का इलेक्शन है ना, ये जब नागरिकों का इलेक्शन है तो टैक्स भी तो नागरिक ही देते हैं, तो और सरकार जो है फिर उसके ऊपर अगर कर्जा आती है तो सरकार भी तो बॉन्ड्स इशू करती है या करेंसी छापती है, नोट छापती है उसको डेब्ट को रिमूव करने के लिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आप प्राइवेट फंडिंग को बंदी कर दे और पूरा इलेक्ट्रल फंडिंग जो है बजट से हो, या इलेक्ट्रल फंड जैसे मैंने कहा कि जिसको जो टैक्स देना में रिबेट चाहिए वो उसमें डोनेट कर ले और उसमें अच्छा खासा टैक्सेशन का उसको कंसेशन मिल जाए और बचा हुआ पैसा बजट से दे दे, तो एक्चुअली पैसा कम लगेगा चुनाव में। अब ये जो 30-40 हज़ार करोड़ लगता है लोकसभा में और इक्वल उसका कैलकुलेशन स्टेट का अगर किया जाए तो दोनों लोकसभा और विधानसभा मिला लो तो आप पूरा 60-70-80 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हो 5 सालों में, तो ये कम हो जाएगा। मेरे कैलकुलेशन मैंने किया था, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 10,000 करोड़ में तो लोकसभा का चुनाव हो जाएगा और अभी तो पिछले लोकसभा में 30,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ है। चुनाव में सुधार की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन वोट देने के लिए ज़रूर बातें हो रही है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो या पार्टियों के माध्यम से। तो क्या आपको लगता है कि भारत के वाकई में चुनावी व्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो लोगों का, जिसको हम कहते हैं वन मैन वन वोट, वन मैन वन वैल्यू, वो साकार हो सके? जब तक चुनावी व्यवस्था भारत की प्रातिनिधिक और फेयर नहीं होगी, डेमोक्रेसी हमारे देश में सही मायने में साकार नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी रूल नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज़ अबाउट मेकिंग एवरी वोट रिप्रेजेंटेटिव, यानी हर वोट को रिप्रेजेंटेशन मिले, ये डेमोक्रेसी होता है। जब हर वोट का रिप्रेजेंटेशन होगा और उसमें मेजॉरिटी होगी तब जाके डेमोक्रेसी पूरी होगी। डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अबाउट डिस्कशन, डायलॉग एंड यू से डेलिब्रेशन एंड डिसीजन।
समझ रहे हैं आप? तो डेमोक्रेसी में केवल भाई मेरे पास सीट ज़्यादा आ गई तो मैं बन गया, तो वो राजा होता है, वो प्रतिनिधि नहीं होता। इसलिए तो अमित शाह कहते हैं ना, उनकी भाषा देखो, प्रचंड बहुमत मिलेगा। अरे प्रचंड बहुमत 35% में आपको, उनको मालूम है कि हमको 202 से ज़्यादा सीटें आएंगी, 250 आ जाएंगी, 2% 1% भी इधर हो, तो कहेंगे प्रचंड बहुमत मिलेगा। अरे अमित शाह जी, अगर प्रचंड बहुमत का मतलब होता है 100 में से 70% वोट लेना, वो मिल रहा है क्या बीजेपी को? नहीं मिल रहा है। पर भाषा ऐसी बोलेंगे क्यों? क्योंकि उनको मालूम है इलेक्ट्रल सिस्टम में वीकनेस है, और इलेक्ट्रल सिस्टम को अप्रातिनिधिक रखने में जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले एफपीटीपी गलत ढंग से आया, और उसके बाद फिर बाकी जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो यूरोप के अंदर में, आप देखिए आइडिया इंटरनेशनल का सबसे अच्छा रिसर्च है इसमें, फिर यूरोपियन, जिसको वेनिस कमीशन कहा जाता है, यूरोपियन कमीशन फॉर डेमोक्रेसी, उसने बहुत रिसर्च किया है इसमें। ऐसा नहीं है कि इसमें रिसर्च नहीं है, तो उन तमाम चीज़ों को लाना चाहिए था। पर हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर किसी का भी व्यू इस पर जो है वो क्लियर नहीं रहा है, अगर इंडिया में मैं नाम लेना चाहूँ। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जब 67 एमपीज़ थे तब उनको इसको पुश करना चाहिए था। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं लाती है तो वो बिल स्वयं उनको लाना चाहिए था पार्लियामेंट में, वो नहीं किया और गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी हिपोक्रेसी की है कम्युनिस्ट पार्टी ने इस विषय के ऊपर में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बातें हो रही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बातें हो रही है। संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम ये चीज़ देख रहे हैं कि संसद की जो मर्यादा है वो लगातार तार तार हो रही है। विधानसभाओं में सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। यानी कि आपने जो कहा डिबेट, डिस्कशन और डेलिब्रेशन होना चाहिए, वो कहीं होते हुए नहीं और ये पिछले 10-12 सालों से और भी इसमें गिरावट आई है। इसके पीछे क्या कारण है? और इससे जो जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले नेता है, जो नेता अपने आप को कहते हैं, लेकिन जहां से जन नेता बनते हैं पॉलिसी लेवल पर, जो पार्लियामेंट है या असेंबली है, वहां से ये साकार होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या मेजर कारण है और इसको लेकर आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्या सोच है? देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सिटीजनशिप। द क्वालिटी ऑफ द डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सिटीजनशिप। यानी जिस तरह की नागरिकों की क्वालिटी होती है उस तरह से जो है उनके लीडर्स की क्वालिटी होती है, प्रतिनिधियों की क्वालिटी होती है। तो एक तो मतलब आप मान रहे हैं कि भारत में जो नागरिकों की क्वालिटी, सिविल सोसाइटी, सिविल लाइफ में हमारे यहाँ कमी है। देखिए, गाली गलौज, दंगा फसाद, करप्शन, ये जो मेरे आदमी को कॉन्ट्रैक्ट मिले उसको नहीं मिले, उसके लिए लड़ाई झगड़ा, धर्म जाति, ये सब जो बहुत बातें हैं, ये तो सोसाइटी के अंदर में भी बहुत चलता है। उसी तरह के लोग वो पॉलिटिशियन गेम प्ले करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, मैं भी स्वयं 2024 में संसद में जाना चाह रहा हूँ कि आखिर आप, ठीक है सोसाइटी में कहीं ये वीकनेसेस हो, लेकिन जब आप एक रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है, जब आप लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स बन रहे हैं तो आपको भी अपना एक थिंकिंग और जो एक आपका जो कंडक्ट है उसको जो है वो डेवलप करना चाहिए। ये तो हर जनप्रतिनिधि का जो है एक दायित्व है, एक रोल है, हर पार्लियामेंट एमपी का और एमएलए का होना चाहिए। तो ये तो एक इशू है, लेकिन इसके साथ पार्लियामेंट के जो रूल्स है और जो असेंबली के रूल्स है उसमें भी कुछ वीकनेसेस है, उसमें भी बहुत अमेंडमेंट की ज़रूरत है। वो अगर होगा, ये होगा और वो भी होगा, और चुनावी व्यवस्था जब सुधर जाएगी तो इसमें आपको 70-80% जो है वो सुधार दिख जाएगा इंडिया में। देश में जो है करोड़ों करोड़ जनता ऐसी है जो चीख रही है, पुकार रही है कि हमें विकास चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, या फिर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में। इसको लेकर आपके पास में क्या विज़न है? जैसा आपने कहा है कि 2024 में आप पार्लियामेंट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी ये जो तैयारी है, तो यही जो मुद्दे होते हैं प्रमुख, जिसमें विकास की बातें हो या जनता के लिए काम करने की बातें हो, तो आप किस तरह से काम करेंगे और आप इसको लेकर कितने सतर्क है, अलर्ट है, और आगे इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, एक स्लोगन चला पहले, बिजली सड़क, पहले था रोटी कपड़ा मकान, फिर था बिजली सड़क पानी, बराबर है। मैं इसमें एडिशन कर देता हूँ, ये दोनों स्लोगन थोड़े अभी पुराने हो गए, कमज़ोर हो गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संपत्ति। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संपत्ति, ये 4 चीज़ों पर यदि काम किया जाए, शिक्षा, एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिज्म एंड ऑल वर्ल्ड नॉलेज, ठीक है, तो इस तरह का हो। एंड एजुकेशन शुड बी वेरी वेरी चीप, वेरी एसेसेबल, ठीक है, ये एक बात होना चाहिए। और फ्री थिंकिंग से एजुकेशन दिया जाए, साइंटिफिक थिंकिंग से। एजुकेशन यानी शिक्षा, स्वास्थ्य यानी हेल्थ में जो है आपकी
हेल्थ में न्यूट्रिशन भी ऐड हो जाए, क्योंकि न्यूट्रिशन खाने पीने से भी हेल्थी होती है। उसके साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ में मैं संपत्ति कह रहा हूँ। तो संपत्ति जब मैं कह रहा हूँ तो इसमें बिज़नेस है ना, तमाम तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के बिज़नेस है, तमाम तरह का प्रोडक्शन है, तमाम तरह का सर्विसेज है, और जो लोग ये कर सकते हैं वो अच्छा है, जो नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए भी हम वेल्थ कैसा दे डायरेक्टली उनको, डायरेक्ट वेल्थ दी जा सकती है, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल वेल्थ, तो ये प्रोवाइड किया जाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संपत्ति, ये 4 चीज़ों पर अगर फोकस करके अगर नीति कर लिए जाए ना, तो एपीआई जैसी गवर्नमेंट है तो मेरा ये दावा है 10 साल में इंडिया का पिक्चर चेंज होगा, और 25 साल में, एक पीढ़ी में हम अमेरिका, चाइना के बराबर आ सकते हैं। ये तो लोगों के अधिकारों की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि राज्यों के सवाल है। हम देख रहे हैं कि राज्यों के जो पावर है, राज्यों को जो पावर था, वो पावर में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, उनको कम किया जा रहा है केंद्र की ओर से। कितना सही मानते हैं आप इसे? यही तो बात वो केसीआर कह रहे थे, तेलंगाना के जो सीएम है, कि फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर था तो वो चेंज होकर जो है आप यूनिटरी स्टेट बना रहे हो, यानी सारे पावर्स जो है वो सेंटर की तरफ ले जा रहे हो। तो इंडिया तो बेसिकली फेडरल स्टेट था, फेडरलिज्म था विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनियन जो है, जिसको यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया है, लेकिन उसमें फेडरल राज्यों को भी काफ़ी ये थे, और इसलिए हमारे संविधान में 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है 7th शेड्यूल के अंदर में। अब उसके अंदर अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट को इस्तेमाल करके जो है, या यूनियन लिस्ट में आपको आखिरी जो एंट्री है उसमें पावर है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो वो डायरेक्ट पार्लियामेंट लॉ बना के वो अपने हाथ में ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो 2 चीज़ों का, कॉन्करेंट लिस्ट और वो जो आखिरी एंट्री है यूनियन लिस्ट की, उसका अगर उपयोग करके अगर आप इस तरह कर रहे हो और अगर स्टेट्स के पावर कम कर रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये तो फेडरल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली जो है वो आप ख़त्म कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, और नाम मात्र के लिए फेडरलिज्म रख रहे हो। तो फिर ये तो पूरे इंडिया को रीऑर्गेनाइज करने का फिर इशू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, स्टेट्स को जो है वो डेवलपमेंट करने का उनका भी अपना अधिकार है, तो उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। केसीआर ने एक बात ये भी कही है कि भारत में संविधान बदलने की ज़रूरत है। संविधान बदलने की बात तो काफ़ी सारे लोग करते आ रहे हैं, पहले हिंदू महासभा के लोग भी करते आ रहे थे, अभी भी कुछ ऐसे धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, लेकिन केसीआर ने जो संविधान को बदलने की बात या संविधान का खुद में होकर ड्राफ्ट तैयार करने की जो बात की है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आप भी कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं आप दुनिया के देशों के, तो इसको आप किस संदर्भ में देखेंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वीक तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी जो है वो चीज़ें एब्सेंट भी है, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव अमेंडमेंट करके बहुत सारी चीज़ें लाई जा सकती है। उसके लिए एकदम से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आज जैसी पोजीशन नहीं है। फिर भी जो है, जब केसीआर ने, क्योंकि 40 साल उनका भी पॉलिटिकल लाइफ में है, एजुकेटेड भी वो है, और एक स्टेट बनाने में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है तेलंगाना का, तो आई विल बी वेटिंग फॉर इस ड्राफ्ट। मैं उनके ड्राफ्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, और लेट हिम कम आउट विद इस ड्राफ्ट, उसके बाद में मैं उस पर बात करूँगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर अभी तक मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव अमेंडमेंट लाकर जो है उसमें बहुत सारे बदलाव और अच्छे सुधार लाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 16 बिल में मैंने 10 बिल चुनावी व्यवस्था के दिए, 2 बिल मैंने सारे नागरिकों के मानवाधिकारों को कैसे गारंटी करना है, कौन से मानवाधिकार है वो दिए, 2 बिल आदिवासियों के इंडिजिनस राइट्स के लिए दिए, 2 बिल आरक्षण को एक्सपांशन करने के लिए दिए। अभी मैं एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का, जुडिशियल रिफॉर्म्स का बिल मुझे ड्राफ्ट करना है, जो 24 के बाद में मैं करूँगा। फिर उसके बाद में मेरे लिहाज से फेडरलिज्म के लिए भी जो है कुछ अमेंडमेंट्स की मेजर ज़रूरत है। उसके बाद में फिर पार्लियामेंट के रूल्स और असेंबली के रूल्स को चेंज किए जाने की ज़रूरत है। बजट के प्रोविजंस का तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, लेकिन बजट मोटा मोटे तौर पे क्या बातों को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए, ये एब्सेंट है, तो उस पर भी कुछ अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये अमेंडमेंट करके भी कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव जो है काफ़ी बदलाव जो हमें चाहिए देश में, अच्छे बदलाव वो लाए जा सकते हैं। एकदम से नए संविधान की मुझे अभी ज़रूरत जो है वो नज़र नहीं आती, बट स्टिल आई वुड बी वेटिंग फॉर द ड्राफ्ट ऑफ केसीआर एंड आई वुड इन पर्सन डिस्कस विथ हिम इफ़ ही विशेस सो। हम देख रहे हैं कि साउथ जो भारत में जो साउथ स्टेट है, वहाँ के जो लीडर्स है थोड़ा मैच्योर भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, और उनकी खुद की पार्टियां वहाँ से जीत के आती है, खास करके साउथ स्टेट में। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं उनको केंद्र में काफ़ी ज़्यादा रोल नहीं मिल पा रहा है, या
केंद्र की ओर जाना नहीं चाहते हैं, इसके क्या मायने निकालते हैं आप? दोनों कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि वो केंद्र की तरफ जाना नहीं चाहते, क्योंकि साउथ इंडिया एक अलग जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंड क्लाइमेटिक जोन है, तो उनको वो उसमें रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक ये भी हो सकता है। दूसरा कि स्वयं वो नेशनल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि देवे गौड़ा जी भी जो बने वो एक बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए बने थे, और कुछ वो सिचुएशन अलग थी, पॉलिटिकल सिचुएशन अलग थी। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई लीडर उस लेवल का स्टेप लिया हो जहाँ से खुद वो उन्होंने कहा हो कि भाई मैं नेशनल पॉलिटिक्स में, जैसे मोदी गुजरात से निकल के जो है वो पहले गुजरात का उतना नेशनल पॉलिटिक्स में रोल नहीं था, लेकिन मोदी ने खुद स्टेप लिया और वो आने की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये किया, अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन एक स्टेप उन्होंने लिया, पॉलिटिकल स्टेप। वैसा शायद आंध्रा के जो पहले जो सीएम थे जिनका डेथ हुआ, और काफ़ी अभी भी कंट्रोवर्शियल माना जाता है उस डेथ को, जगन मोहन रेड्डी के जो फादर थे, तो वो एक नेशनल स्टेप ले सकते थे, ऐसा व्यू था। नरसिम्हा राव भी जो आए तो वो एक बड़े मैंने जैसे प्रॉम्प्ट करके उनको भेजा गया हो, प्रायोजित ढंग से कांग्रेस ने बनाया ऐसा हुआ, लेकिन वो भी एक नेशनल स्टेप लेकर आए, ऐसा नहीं हुआ हो। तो एक तो साउथ इंडिया के अंदर जो डिफरेंट कल्चर, जोग्राफी एंड क्लाइमेट है, उसके वजह से भी उनको लगता ना हो शायद कि हम सेंटर में आए। दूसरी बात, लैंग्वेज इज़ द मेजर बैरियर इन दिस, क्योंकि साउथ के लोगों को उनकी जो लैंग्वेजेस है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है और कन्नड़, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, फिर तो भी। इंग्लिश को तो नॉर्थ इंडिया में लोग नहीं समझते, और हिंदी का जो बैरियर है, जो नेचुरल अपील होता है डेमोक्रेसी में वोटर को, वो हिंदी में होता है, और जो साउथ की स्टेट सीटें हैं वो कम हैं, और सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया की सीटें ज़्यादा है। तो यहाँ लैंग्वेज और सीटों का जो इम्बैलेंस है वो भी एक रीज़न है इसके अंदर में। तो नीति राजनीति में अब तक आपने सुना कई प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विजय मानकर से चर्चा। आगे हम चर्चा करेंगे ट्राइबल राइट्स पर और ज्ञान विज्ञान के बारे में, जो कि विजय मानकर जी इसे लेकर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे हम ज्ञान विज्ञान समाधान, साइंस नॉलेज और सलूशन की। तो मानकर साहब, आप बताएंगे आपके द्वारा जो ज्ञान विज्ञान और समाधान, इन तीन चीज़ों पर बेसिकली फोकस किया जाता है, और नेचर की भी बात इसमें आप जोड़ते हैं कभी कभी। किस तरह का ये आपका आइडियाज़ है जिसको लेकर आप देश में लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान और समाधान कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हम तो नेचर ही है, इंसान नेचर है, सारा जो लाइफ है वो नेचर है। वी आर नेचर, वी आर पार्ट ऑफ नेचर। देखिए, ये कॉस्मोस है, उसमें हमारा प्लानिटरी सिस्टम है ना, उस पर धरती है। अब धरती मान लीजिए सूरज से थोड़ा करीब होती तो भी लाइफ नहीं होता, थोड़ा दूर होती तो भी लाइफ नहीं होता। फिर यहाँ पर जो बायोकेमिकल जो ये हुआ है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है ना, ये तमाम चीज़ों से तो लाइफ की क्रिएशन हुई है। अमीनो एसिड्स है, तो ये चीज़ों से जो है वो लाइफ क्रिएट हुआ है। तो अगर कॉस्मोस नहीं होता, धरती नहीं होती, तो हम कहाँ से होते? तो हम तो प्रकृति ही है। सारा जो इंसान है और जो जितना लाइफ है वो सब प्रकृति है। तो एक तो ये बात की समझ तो मुझे लगता है कि बहुत सिंपल है और सबको होनी चाहिए। दूसरा जो है साइंस में, देखिए साइंस इज़ वेरी यूनिक थिंग इन द वर्ल्ड। एक ह्यूमन ब्रेन का जो इवोल्यूशन हुआ, देखिए कॉस्मोस चलता है अपने लॉज से, है ना, जैसे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो उससे कॉस्मोस जो है वो चल रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन है, इससे चल रहा है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ कॉस्मोस है ना, वो उससे चल रहा है। जैसे 4 फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटी है ना, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है। तो 4 फोर्सेस ऑफ कॉस्मोस है। फिर ये मल्टी डायमेंशंस में है कॉस्मोस, ठीक है। फिर इसका ओरिजिन कैसा हुआ, ओरिजिन है या नहीं, या ये कंटिन्यूअस है, एक यूनिवर्स है या नहीं, या मल्टीपल है, ये तमाम जो है वो थियरीज़ है, उसका रिसर्च हो रहा है। तो इसका जो थियरी है, इसका एक्सपेरिमेंटेशन है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जब ये पूरा होता है तो साइंस उसे माना जाता है। साइंस किसी भी चीज़ को बोलने से साइंस नहीं होता है। एक थियरी का मतलब होता है कि उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उसका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, और उसका मैथमेटिक्स में प्रूव होना चाहिए वो बातें। तो इसलिए साइंस हमको
समझा रहा है कि कॉस्मॉस में क्या है, फिर साइंस हमको बता रहा है कि कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, तो टेक्नोलॉजी से वो डेवलप हो जाता है। तो आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी हम तेलंगाना से चल रहे हैं, हम इस व्हीकल से चल रहे हैं। अगर साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं होती तो व्हीकल नहीं होता। आज आप देखिए इतना अच्छा आपका कैमरा है, इतना अच्छा साउंड है, अगर मान लीजिए इस तरह का रिसर्च नहीं होता तो आप इस तरह के एडवांस इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर पा रहे हो। तो उसी तरह मान लीजिए अभी कोरोना हुआ, वैक्सीन आई, तो ये भी एक मेडिकल साइंस से जो है, वायरोलॉजी से जो है, और माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक साइंसेस से वैक्सीन्स बनी हैं, उससे इंसान की लाइफ बची हुई है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट होता है। नॉलेज की जहाँ हम बात करते हैं, नॉलेज दुनिया में अनलिमिटेड है। देखिए पृथ्वी में नेचर ने, इंसान का जब डेवलपमेंट हुआ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसमें कॉग्निटिव कैपेबिलिटी जो है वो तो नेचर की वजह से हमको मिली है। अब उसको हमको यूज़ कैसे करते हैं, और हम जितना वर्ल्ड के अंदर में जो एजुकेशन है और इन्फॉर्मेशन है, उन चीज़ों को पूरे वर्ल्ड के अंदर में वो रिकॉर्डेड है, उसको जो है हम जितना समझ सके उसका तो कोई लिमिट नहीं है, कोई देयर इज़ नो लिमिट टू दैट। तो इसलिए जो है साइंस को और मैं नॉलेज को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि इसी से हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। देखो पहले इंसान शिकार करके ज़िंदा था, फिर खेती करके जो है वो आ गया है। अब देखिए उसके बाद में फिर दो पहिया आए, स्टीम इंजन आए, उसके बाद में आप देखिए अभी एरोप्लेन आ गया, सैटेलाइट आ गया, मिसाइल्स आ गई है ना, अब गाड़ियाँ आ गई, अभी बुलेट ट्रेन आ रही है, अभी हाइपरसोनिक जो है वो प्लेन्स और मिसाइल्स आई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इतने अच्छे आपका कहने का मतलब है कि इंसान का अच्छा जीवन जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी से हुआ है, वो रिलीजन से तो नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा अहमियत देता हूँ। और नॉलेज फिर साइंस के अलावा भी जो वर्ल्ड में नॉलेज है उसको भी पढ़ने की ज़रूरत होती है। अच्छा, आप सलूशन की भी बात करते हैं, सलूशन किस तरह से देना चाहते हैं? देखिए जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे और मानवता को ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल जल्दी समाधान आपको मिलेगा। आपको बिल्कुल समझेगा कि भाई इंसान के जीवन के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, इसको हमको अच्छा करना है, उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये यूज़ कर सकते हैं, नॉलेज का ये पॉलिसी से यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। ये तो साइंस, नॉलेज और सलूशन की बात हो गई। आपको किताब वाला के नाम से भी जाना जाता है, आप काफ़ी पढ़ाकू माना जाता है, आपको इंटेलेक्चुअल लीडर माना जाता है, इंटेलिजेंट माना जाता है, काफ़ी किताबें आप लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। किस तरह की किताबें आप पढ़ना पसंद करते हैं, और आप जो लिख रहे हैं वो क्या बताना चाहते हैं उसके माध्यम से लोगों को, नागरिकों को और अपने लोगों को भी, खास करके जो आपके पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखिए पढ़ने के लिए सब पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। यू सी वी शुड बी ओपन टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई नहीं मैं तो यही पढ़ूंगा, मैं तो वो नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अच्छा हो या बुरा हो, फिर उसको आप एक्सेप्ट करो या मत करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो मैं सारी चीज़ें पढ़ लेता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो पढ़ाई है साइंस का, टेक्नोलॉजी का तो थोड़ा है, लेकिन साइंस का बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते आ रहा हूँ पिछले 4-5 सालों में। फिनेंस को बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स को बहुत पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस को, इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत पढ़ा हुआ है ना। और उसके साथ में फिर जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर को, पर्टिकुलरली वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पढ़ने का ये प्रयास किया है। उसके बाद इंडियन कंटेक्स्ट में भी तमाम चीज़ें पढ़ लेते हैं कि भाई फिर ह्यूमन राइट्स है, फिर इंटरनेशनल लॉ है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के वेरियस लॉज है, वेरियस पॉलिसीज़ है, फिर इंडिया के अंदर कई लोगों का अपना व्यू रहा है, काम रहा है ना, उसको पढ़ लेते। कुछ आइडियोलॉजी, फिलॉसफी की बातों को भी थोड़ा पढ़ लेते, पर वो ज़्यादा काम में नहीं आती है। मेरा ऐसा मानना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस एंड रूल ऑफ लॉ, दैट इज़ द ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा बदलाव आता है। फिर ट्राइबल कल्चर, कंटेक्स्ट, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, उसका एक विशेष पढ़ाई किया हुआ है। इकोनॉमिक्स की आपने बात की है। इकोनॉमिक संदर्भ में हम देखेंगे तो दुनिया के देशों में जो इकोनॉमी है काफ़ी ग्रो हो रही है। भारत की इकोनॉमी जितना बड़ा देश है उसके लिहाज से नहीं बढ़ पा रही है, इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए एक तो मार्केट इकोनॉमी को जब तक हम बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस लगता है और पॉलिसीज़ और लॉज लगता है, उसको जब तक हम कंपैटिबल नहीं बनाएंगे उसके साथ में, है ना, तो
उसको ग्रो होने में ये होगा। और फिर उसके हिसाब से इंडिया का मेजर पॉपुलेशन जो है, देखिए अभी भी हम लगभग 56% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, स्टिल यानी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, जबकि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 17% के आसपास है लगभग जो है, वो मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ, पॉइंट्स में नहीं बोल रहा हूँ, राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ। तो आप 17% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है और 56% आपका वर्कफोर्स उस पर डिपेंड है, ये एक बात है। दूसरा, आपका मैन्युफैक्चरिंग बहुत वीक है इंडिया के अंदर में ना, जो हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस में बना, कॉम्पिटिटिव प्राइजेस में बना सके हर प्रोडक्ट, वो हमारे अंदर नहीं है। हमारा ज़्यादा डेवलपमेंट आईटी फील्ड में हुआ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हमारा ये नहीं है। फिर सर्विसेज में ज़्यादा टूरिज़म एंड होटल इंडस्ट्री के सर्विसेज में हम हैं, लेकिन बाकी भी लेवल की, नॉलेज लेवल की जो सर्विसेज होती है उसके अंदर में इंडिया का अभी तक रोल कम है। और देखिए आप, इंडिया के लोग यूएस में जाके, यूरोप में जाके, जापान में जाके जो है वो वहाँ पर अच्छे लेवल की सर्विस इंडस्ट्रीज़ में जाके लाखों रुपया अर्न भी कर लेते हैं, लेकिन इंडिया में ये पॉसिबल नहीं शायद है। यही वजह है कि इंडिया के काफ़ी सारे लोग हैं बाहर देशों में जाते हैं। तो ये देखिए, आपको मार्केट इकोनॉमी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आप केवल स्टेट के ऊपर डिपेंड रह के और कहें गवर्नमेंट ही सब करे और फिर गवर्नमेंट भी करे और रिजर्वेशन ही मिले, हमको सरकारी नौकरी मिले, फिर गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा भी ज़्यादा ना हो, ये कोई मॉडल इकोनॉमिक्स का नहीं होता है। आप मार्केट इकोनॉमी को कीजिए, हाँ स्टेट को डेवलपमेंटल रखिए और फिर देश की जनता को उस तरह से जो है उसको करने दें, तो मार्केट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ विद द सपोर्ट ऑफ डेवलपमेंटल स्टेट। तो फिर इंडिया जाके एक आने वाले 5-10 साल में एक मेजर इकोनॉमी बन सकती है। भारत में एक बात बार बार कही जाती है कि भारत को पाकिस्तान से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाइना से मुकाबला करने की ज़रूरत है। चाइना आज दुनिया में आगे की ओर जाता हुआ देख रहा है। वही आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, एक मुस्लिम कंट्री है पास में ही बांग्लादेश, वो भी कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स में जो है भारत से आगे जाते हुए दिख रहा है। इसको किस रूप में देखते हैं? लेकिन आप टेक्सटाइल में हम काफ़ी आगे थे। अभी टेक्सटाइल में बांग्लादेश और वियतनाम, ये पर्टिकुलरली 2 कंट्रीज़ ने इंडिया को पीछे छोड़ा। अभी फिर थोड़ा इंडिया जो है उसमें रिकवर कर रहा है। तो ऐसे छोटे देश भी जो है वो आगे निकल जाते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान की तो बात करना मुझे लगता है एक छोटी बात हो जाएगी। इंडिया के अंदर में क्या छोटे देश के साथ में बात करना। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। पाकिस्तान 20 करोड़ है, हम लोग 140 करोड़ हो रहे हैं। ज्योग्राफी में टेरिटरी हमारा इतना बड़ा है, हम डेमोक्रेसी है, वो तो एक थियोक्रेटिक स्टेट है। तो क्यों उसकी चर्चा भी करना, मुझे लगता है कुछ जस्ता नहीं। पता नहीं ये बीजेपी वाले कैसे, यानी किस लेवल मेंटालिटी के लोग हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ बात बार बार करते हैं। हाँ, चाइना के साथ में मुझे लगता है एक फेयर वे में कंपटीशन अगर हो, है ना, कट थ्रोट नहीं, लेकिन एक भाई चाइना बड़ा कंट्री है, वो इतना आगे निकला तो ठीक है, हम भी प्रयास करें, हम भी बड़ा कंट्री है। तो मैं समझता हूँ वो कोई बात होगी कि हम चाइना अमेरिका के बराबर कैसे आ सकते हैं। एक मैकेंजी की रिपोर्ट अभी आई है, उसमें ये बताया गया है कि चाइना के जो बच्चे हैं एजुकेशन में हो, साइंटिफिक एजुकेशन में हो, बहुत आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना जो है वो रूस की तरह ही एक डिक्टेटरशिप को अपनाता है। कई बार हम देख चुके हैं कि भारत के सीमावर्ती जो क्षेत्र है चाइना से लगे हुए, उनमें कई बार निर्मित ऐसी हो जाती है कि भारत के साथ में अभी या नहीं तो कल युद्ध होने की संभावनाएं रहती है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि चाइना में जो डेवलपमेंट दिखाई देता है, जबकि दोनों देश जो है भारत और चाइना साथ में आज़ाद हुए, लेकिन चाइना आज काफ़ी आगे गया है। इसके पीछे आप, चूँकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है शी जिनपिंग, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह की पॉलिसियाँ रहती होगी उनकी जो इतने आगे चाइना को लेकर जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमको एक बात समझना पड़ेगा कि चाइनीज़ सोसाइटी वॉज नेवर अ रिलीजियस सोसाइटी। इवन अगर आप उसमें प्राचीन पीरियड में चले जाते हैं तो जो कन्फ्यूशियस है ना, या ताओ है, कन्फ्यूशियस या ताओ है, या उसके पहले भी आप देखेंगे तो वो नेचर की बातें थी और कैसे कंडक्ट करना इंसान को, वो कोई रिलीजन नहीं था। तो चाइनीज़ सोसाइटी बहुत पहले से नॉन रिलीजियस सोसाइटी है। वेयरएज इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, पर्टिकुलरली जब से वैदिक आर्यन लोग इंडिया में आए, तब से इंडिया ज़्यादा रिलीजियस हो गया है, बराबर है।
उसके पहले जब आदिवासी का जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन हो उसके पहले, तब हम भी नॉन रिलीजियस थे। लेकिन फिर ये 3,500 साल में फिर वैदिक आए, फिर बुद्धिज़्म आए, फिर जैनिज़्म आए, तो इस तरह का फिर जो है कई फिर सिखिज़्म आए। मान लीजिए रिलीजियस ज़्यादा हम लोग हो गए। चाइनीज़ सोसाइटी वॉज नेवर अ रिलीजियस सोसाइटी इवन बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ माओ। ठीक है, उसके बाद तो फिर ये माओ के रेवोल्यूशन के बाद तो कम्युनिज़्म आया, तो फिर वो और ज़्यादा उसमें ऐड हो गया। तो उन्होंने जो चीज़ों को ज़्यादा सोचा है वो साइंस के दृष्टि से सोचा है, टेक्नोलॉजी के दृष्टि से सोचा है, और ये सोचा है कि भाई चाइना के लोगों को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक मेजर बात है। दूसरी बात, अथॉरिटेरियन स्टेट है चाइना। ऑफ कोर्स अथॉरिटेरियन रहना नहीं चाहिए, मेरा उसमें ये ठीक नहीं है, क्योंकि ह्यूमन फ्रीडम होना ज़रूरी है। पर उन्होंने एक अथॉरिटेरियन स्टेट को बनाकर जो है उसको डेवलप किया, तो वो काफ़ी कमांड एंड कंट्रोल होता है अथॉरिटेरियन स्टेट में, कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका बहुत क्लैरिटी होता है। अपने यहाँ डेमोक्रेसी में क्या करना नहीं करना, इसमें चर्चा में बहुत समय लग जाता है ना, फिर उसमें भी एकमत होने में बड़ा दिक्कत होता है। फिर अपने यहाँ तो अभी मैं सारा ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की और पॉलिसी, लेकिन अपने यहाँ तो ये भी देखने मिल रहा है कि डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी जो लोकतांत्रिक तरीके होते हैं उसका कहीं ना कहीं पालन वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको लगता है कि भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है? नहीं, पर फिर भी अभी जो जैसे बीजेपी में मोदी के इसमें ये हो रहा है, ये भी एक अथॉरिटेरियनिज्म का ही फॉर्म है, लेकिन वो तो टोटल अथॉरिटेरियन स्टेट है। अभी फ़िलहाल जैसे भी हो, लेकिन हम डेमोक्रेसी है ना, जो भी फॉर्म में हो, भले ही हम परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इम्परफेक्ट है, बट स्टिल वी आर नॉट एन अथॉरिटेरियन स्टेट, बट वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। तो अथॉरिटेरियन स्टेट में कमांड एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है लीडरशिप और पार्टी का। तो इसलिए चाइना में ये जो क्वालिटीज़ थी, जो नॉन रिलीजियस सोसाइटी थी, और फिर उन्होंने जो भी अथॉरिटेरियन स्टेट में जो लिया कि नहीं, हमको हर चाइनीज़ का डेवलपमेंट करना है, चाइना को आगे ले जाना है, इसलिए वो आगे गए हैं। आपके भाषणों में ये सुनने मिला कई बार कि लोकतंत्र में भी सुधार की ज़रूरत, किस तरह के सुधार की आपको ज़रूरत महसूस हो रही है? मैं चाइना को लेके और एक बात कहूँगा कि चाइना ने मार्केट इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी एक्सेप्ट किया। देखिए, उनको बहुत जल्दी समझ में आया जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ माओ का, और उसके बाद ऐसा कहते हैं कि 2 करोड़ लोग भूख से मर गए हैं। उसके बाद बहुत जल्दी चाइना में डेंग को ये समझ में आया कि नहीं, हमको मार्केट इकोनॉमी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कम्युनिज़्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के आइडियोलॉजिकल डॉगमेटिज्म में नहीं जाना है। इकोनॉमी को हमको प्रैग्मेटिक वे में देखना है ना, प्रैक्टिकल वे में देखना है, ह्यूमैनिटेरियन वे में देखना है। डेंग को बहुत जल्दी समझ में आया, और इसलिए जैसे उन्होंने मार्केट इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया, उसके बाद आप देखिए 70 करोड़ लोगों को चाइना ने गरीबी से बाहर निकाला, और आज चाइना का जो जीडीपी है यूएस के सेकंड टर्म में है। यूएस का लगभग $24 ट्रिलियन हो रहा है, और इनका लगभग $14 ट्रिलियन को टच करेगा। और अगर आप परचेसिंग पावर पैरिटी में देखें तो चाइना का जीडीपी यूएस से आगे है। चाइना लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कंट्री है, यूएस नहीं है। यूएस इंपोर्टिंग कंट्री है लार्जेस्ट, लेकिन एक्सपोर्ट में चाइना जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो चाइना ने जो मार्केट इकोनॉमी को जल्दी एक्सेप्ट किया, वो ये डायलेमा में नहीं गया कम्युनिज़्म और ये सब चीज़ों के, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के। तो उसने अपने ढंग से उसको मार्केट इकोनॉमी को भले ही शेप कर लिया हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। रही बात लोकतंत्र में सुधार की जो बात है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र के अंदर में जब तक एक वोट का एक मूल्य नहीं होता, ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम जब तक नहीं बनता, और उस तरह की समझ जो है नागरिकों में डेवलप नहीं होती कि लोकतंत्र का मतलब केवल मेजॉरिटी रूल नहीं होता है, डिस्कशन होता है, डायलॉग होता है, डेलिब्रेशन होता है, और फिर डिसीजन होता है। तो ये जब तक नेताओं को और जनता को नहीं समझेगा, और उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, पार्लियामेंट के रूल्स वगैरह में रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, तब तक के लोकतंत्र मैच्योर नहीं होता है। आप पढ़ लिख कर काफ़ी अच्छी बातें बताते हैं, देश और दुनिया के लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि अब हम जिस माध्यम से हम आपको दिखाएंगे वो तो यूट्यूब का माध्यम है, और दुनिया में हम देख रहे हैं कि उसको देखते हैं। अब दूसरी बात ये है कि आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, क्या आगे आप अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको पढ़ाना भी चाहेंगे कि वो भी पढ़े और आपके जैसे आगे जाए, ताकि वो भी अच्छा काम करे, पार्टी को आगे ले जाए? तो इसके लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि सुनने में मिला था कि आप भी अपने पार्टी पदाधिकारियों को एक स्पेशल ट्रेनिंग देंगे, पढ़ाएंगे उनको और आगे ले जाएंगे। नहीं, मेरा तो हरदम विश्वास और मेरा जीवन ही पढ़ने और पढ़ाने में रहा है। मेरा जीवन और कुछ नहीं है। पढ़ना लिखना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, इसी में यही मेरा जीवन है। चाहे मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं लिख रहा हूँ, चाहे पार्टी का काम कर रहा हूँ, हरदम मेरा जीवन सोच यही होता है कि मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ,
मैं उस नॉलेज को गेन करूँ और वो नॉलेज को किसी भी माध्यम से बताने की कोशिश करूँ। रही बात फॉर्मल ट्रेनिंग की, तो पार्टी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनको मैं फॉर्मल ट्रेनिंग दूंगा और वो ट्रेनिंग मैं इस साल प्लान कर रहा हूँ। तो लेट अस सी कौन से महीने में कैसे प्लानिंग होता है। 2022 में पार्टी के ऑफिस बेयरर्स को जो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म को समझ के एपीआई को देश की सबसे अनुपम पार्टी और बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं लंबे समय तक एज एन अल्टरनेटिव टू बीजेपी एंड कांग्रेस, तो ऐसे जो पार्टी के ऑफिस बेयरर्स हैं उनको इस साल में मैं ट्रेनिंग देने का प्लान कर रहा हूँ एंड आई विल गिव द ट्रेनिंग टू देम। पहले भी दिया करता था बट दिस विल बी अ वेरी डिफरेंट ट्रेनिंग, और अभी ये कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का ट्रेनिंग होगा वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से। इंटरव्यू में आगे बात कर लेते हैं हम ट्राइबल राइट्स की, जिसको लेकर विजय मानकर जी जो है विशेष काम कर रहे हैं। देश और दुनिया के आदिवासियों की बात करते हैं, देश और दुनिया से जुड़े आदिवासियों से संबंधित कानूनों की बात करते हैं, और भारत के संदर्भ में तो उनका एक विशेष काम चल ही रहा है। और उन्होंने कई जो पिटिशंस है और बिल है आदिवासियों के संदर्भ पर भी, भारत सरकार को हो या फिर स्टेट की सरकारें हो, उनको उन्होंने दिए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार वे किस तरह का काम आदिवासियों के लिए कर रहे हैं। यमलेश जी, कई बार मैं ये बात बोल चुका हूँ कि आदिवासी जल जमीन जंगल का मालिक है और उसे जल जमीन जंगल का मालिक वास्तविकता में बनाना है। तो अभी प्रेजेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी नहीं देता है, तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। तो इस संदर्भ में मैंने 2 बिल इंडिजिनस राइट्स को संविधान में लाने के लिए ऑलरेडी संसद को दिए हुए हैं, और वो बिल्स के हिसाब से यदि अमेंडमेंट होता है तो जो वन संपदा है और जो मिनरल संपदा है उसमें आदिवासियों को पर्टिकुलरली मिनरल राइट्स में जो है एक 15-20% का शेयर होल्डिंग राइट उनको मिलेगा। और माइंस मिनरल या कोई भी कंपनी शेड्यूल्ड एरियाज़ में जो खुलनी है वो खुले या ना खुले, या वो खुलती भी है तो इसमें ज़मीन के अलावा, नौकरी के अलावा उनको मिनरल राइट्स जो है तो उसका प्रोविज़न जो है वो ग्राम सभा को डिसाइड करने का अधिकार मैंने जो है उसमें किया हुआ है। सेम फॉरेस्ट के लेकर जो भी वहाँ के प्रोड्यूसेस है उसके अंदर में लिया है, और जो भी लैंड वगैरह फॉरेस्ट के अंदर में ऑलरेडी वो फॉरेस्ट राइट्स में एक्ट में है, तो ये तमाम चीज़ें हो। प्लस ट्राइबल जो कल्चर है उसका कोड सेंसस में आ जाएगा। ट्राइबल जो एक कल्चर है वो डिफरेंट था और वो एक प्रकृति से रिलेटेड है, ये तमाम चीज़ें फिर लॉ में भी उसका जो है वो प्रोविज़न आ जाएगा एक तरीके से। ये ब्रीफ में, शॉर्ट में जो है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट करके इंडिया दैट इज़ गोंडवाना, ये मैं लिखना चाह रहा हूँ। ये इसके ऊपर में भी एक विज़न है, क्योंकि भारत से पहले गोंडवाना था, दैट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ इंडिया, तो वो भी एक अमेंडमेंट का मैं प्रोविज़न इसमें चाह रहा हूँ। तो भारत जो नाम संविधान में आया है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? नहीं, देखिए, अभी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को हम पढ़ते हैं तो इंडिया तो नाम था ही ऑलरेडी, जो ग्रीक लोगों से बना है, इंडस से इंडिया आया है ना। तो फिर ये डिबेट चला कि भाई हिंदी में एक होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में नहीं रहेगा तो फिर कैसा, हमारा कंट्री में तो हिंदी में ज़्यादा है, क्योंकि हिंदी राज्य भाषा भी बननी है। तो फिर बहुत सारे लोग जो थे पर्टिकुलरली ब्राह्मणिकल व्यू पॉइंट के थे, उन्होंने भारत को सजेस्ट किया। जो भरत कम्युनिटी थी वैदिक पीरियड में, जो वैदिक आर्यन लोग आए, तो वहाँ से फिर महाभारत और रामायण के संदर्भ देके तो भारत का भारत जो है भारत ट्राइब्स के नाम पर जो है वो, ये ट्राइब्स नहीं, वो क्लैन था, उसके नाम पे ये किया। पर मेरा ये कहना है कि जब हम भारत कहते हैं तो केवल 3,500 साल का इतिहास देख रहे हैं, जबकि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो 50,000 साल का है आदिवासी का। तो वो भारत से पहले गोंडवाना था। ये तो कोयामुरी द्वीप था, सिंगार द्वीप था, तो पॉपुलर नेम गोंडवाना है, तो वो क्यों नहीं होना चाहिए। तो मैं उसको लाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको देश में ऊपर ले जा रहा हूँ। आपको लगता नहीं कि जो नाम संविधान में है और वो चलते भी आ रहा है, अब उसी के नाम से पहचाना जा रहा है इस देश को, चाहे दुनिया में हो, अगर एक नया संदर्भ जुड़ता है उसमें गोंडवाना हो, तो खैर संभावना भी अभी काफ़ी कम है, क्योंकि आपके इसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और अमेंडमेंट तो होगा नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट भी तैयार होगा देश में। आपको लगता नहीं इसकी वजह से? नहीं, अगर हम प्रकृति और मानवता को मानने लग जाए तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा। हम अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। और अमेंडमेंट होने के लिए जो है
एपीआई के अगर सांसद अब संसद में पहुंचते हैं तो हम तो प्राइवेट मेंबर बिल भी इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं लिख दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए तो 2 दिन भी नहीं इसको लिखना है, इस अमेंडमेंट को जो है वो बड़ा छोटा अमेंडमेंट है, वो तो आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट है, सिर्फ इंडिया दैट इज़ गोंडवाना लिखना है इंस्टेड ऑफ भारत जो है वो, और भारत के नाम से पहचाना गया, ठीक है, अच्छी बात है, पर 1950 के पहले तो हम भारत के नाम से इतना पॉपुलर नहीं था, तो फिर इसको अलग अलग नामों से भी कोई कुछ बोल देते थे, तो पॉपुलर होने के लिए कितना समय लगेगा, अगर आप एक बार ऑफिशियल नेम चेंज हो जाए तो सब जगह पूरे वर्ल्ड में चेंज हो जाता है, और मुझे लगता है वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि वो लोग कहेंगे पूरे वर्ल्ड के कि भाई देखो इंडिया जो है वो इतना एंशेंट था, गोंडवाना उन्होंने ये किया, वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा भारत से जो है वो। ऐसे कैसे पॉपुलर हो जाएगा दुनिया में, कि क्या इसका कारण है? इट इटसेल्फ विल बी अ न्यू नेम ना, न्यू कंसेप्ट रहेगा, न्यू कल्चर और सिविलाइजेशन से लिंक होगा वो, और वो सिविलाइजेशन भी ऐसा छोटा मोटा नहीं है, वो प्रकृति और मानवता के आधार पे सिविलाइजेशन था, और वो तो बात एंथ्रोपोलॉजी प्री हिस्ट्री भी कह रही है अभी, और जेनेटिक साइंस भी प्रूव कर रहा है कि 70,000 साल से इंसान की उत्पत्ति हुई, और गोंडवाना सिविलाइजेशन यहाँ पर जो है 50,000 साल से मिलता है, तो और उसमें तो बुरा कुछ भी नहीं है, प्रकृति और मानवता की बात है, तो मुझे लगता है कि दुनिया को एक अच्छी आइडिया भी मिलेगी और इसकी वजह से वो पॉपुलर हो जाएगा। गोंडवाना जो नाम है सर, ये पहली बार किसने दिया था? स्विस, एडवर्ड स्विस और मेडल कॉट जो है, तो एडवर्ड स्विस ने 1861 में ये स्विस जो है वो जियोलॉजिस्ट थे, तो गोंडवाना लैंड जो अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ था, वो ऑफकोर्स बहुत पहले, तब इंसान था भी नहीं धरती पर, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अब इतने पुराने लैंड को नाम क्या दिया जाए, है ना, क्योंकि ज़मीन तो ज़मीन है ना, उसको नाम तो इंसान देता है, तो कल्चर कहाँ से कैसे देने से ये अच्छा लगेगा, तो उनको सबसे पहले ट्राइबल कल्चर की याद आई, क्योंकि ट्राइबल कल्चर ही सबसे प्राचीन था, तो इसलिए उन्होंने एडवर्ड स्विस ने गोंडवाना लैंड इसको कहा, और उसके बाद में फिर 1861 के एक 10-15 सालों बाद मेडल कॉट ने भी इसको गोंडवाना लैंड करके कहा है। एक बात आपने कही कि प्राइवेट मेंबर बिल की बात की आपने, हम देख रहे हैं कि पिछले 30-25 सालों में शायद कोई एमपी ऐसा नहीं रहा है जिसने प्राइवेट मेंबर बिल दिया हो, और हम देख रहे हैं कि भारत में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी तरफ से कुछ प्रयास भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए। इसका मेजर कारण क्या हो सकता है, जबकि वो एक पार्लियामेंट मेंबर बोले तो ये देश की संसद का एक बड़ा प्रतिनिधि होता है जो देश का और दुनिया के बारे में अपने विचार रख सकता है। केवल अपने लोकसभा क्षेत्र के विकास की बात करना एक अलग बात है, लेकिन वो देश के बारे में समझकर कुछ बिल तो दे सकता है। आपने ये बात चूंकि कही है प्राइवेट मेंबर बिल की, किस तरह का होता है और इसको लेकर कितना सीरियस आपको समझ में आता है भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? देखिए, एक तो मैं गोंडवाना की बात से ही आगे बात बढ़ाता हूँ, क्योंकि गोंडवाना के लिए मैं प्राइवेट मेंबर बिल की बात की, तो गोंडवाना एडवर्ड स्विस और मेडल कॉट ने जो 1861 और उसके बाद में कहा, उसके पहले से ट्राइबल कल्चर में सिंगारदीप कोयामुरी द्वीप का कंसेप्ट था, गोंडवाना की कंसेप्ट थी, लेकिन वो ट्राइबल डायलेक्ट और कंसेप्ट में उनके आइडियाज़ में थी। रही बात प्राइवेट मेंबर बिल की, जो बात आपने कही, तो प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी सांसद जो है वो दे सकता है। प्राइवेट मेंबर बिल्स के लिए एक प्राइवेट बिजनेस के लिए फ्राइडे पार्लियामेंट में जो एक रिजर्व होता है फ्राइडे के अंदर मिड डे, लेकिन अभी जो बिजनेस ऑफ द हाउस के लिए, देखिए गवर्नमेंट को जितना वेटेज है टाइम को, उतना प्राइवेट मेंबर बिल्स के बिजनेस के लिए नहीं है, और इसलिए हमने देखा कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो एक तो उतना उसको समय भी नहीं मिलता है और उनको पास होने में भी दिक्कत हो जाती है इसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब केवल प्राइवेट मेंबर बिल लाना इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उस पर पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज़ होना चाहिए, जो मुझे एमपीज तो करते हुए नज़र नहीं आते। बिल दे दिया, भाई ठीक है, मेरा कोई परफॉर्मेंस हो उसके लिए मैं दे रहा हूँ, अच्छी बात है, रूल ऑफ लॉ से विचारों से भी बदलाव आना चाहिए, लेकिन हमारे देश में जब तक उसके ऊपर में डिस्कशन और डिस्कोर्स ना हो, डेलिब्रेशन ना हो, तब तक के लिए जो है वो कोई होने वाली बात नहीं हो जाती है। तो मेरे जैसा इंसान, एपीआई जैसी जो है, केवल बिल बना के पार्लियामेंट को नहीं देती है। अभी आप देखिए, मैंने 16 बिल दिए, उस पर मैं पॉलिटिक्स और पॉलिसीज़ कर रहा हूँ, सारे देश को चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई ये कोई नहीं कर सका, ये मैं कर रहा हूँ। तो बिल के साथ पॉलिटिक्स और पॉलिसीज जब होगी तो वो बिल्स क्या सक्सेस भी बढ़ेगा। और मैं जो बार बार रूल्स को चेंज करने की बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट के, तो भाई इतना डिस्प्रोपोर्शनेट वेटेज अगर आप दे दोगे, जब आप कह रहे हो कि डेमोक्रेसी में, मैं बार बार कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी इज़ अबाउट मेकिंग एवरी वोट रिप्रेजेंटेटिव, तो फिर आप संसद तो सब इक्वल है, तो फिर गवर्नमेंट के बिजनेस को इतना समय क्यों? तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइवेट मेंबर बिजनेस को भी टाइम बढ़ाया जाना चाहिए, उसके लिए पार्लियामेंट के रूल को अमेंड करके किया जा सकता है। उसका बिल मैं एक सेपरेटली बनाने वाला हूँ। लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका मैसेज जो है वो क्या है भारत के नागरिकों के लिए?
ये भारत से पहले गोंडवाना था, इंडिया दैट इज़ गोंडवाना, इंडिया ये गोंडवाना था। तो ग्रेट गोंडवाना बनाना यानी साइंटिफिक ह्यूमन एंड डेवलप्ड इंडिया बनाना, वैज्ञानिक भारत बनाया जाए, वैज्ञानिक के साथ में एक मानवतावादी भारत हो, एक विकसित भारत हो, जिसको मैं ग्रेट गोंडवाना कहता हूँ। और वो इंडिया चाइना के बराबर आए और वो दुनिया को एक दिशा दे विज्ञान की और प्रकृति की और मानवता की। तो ये मेरा सपना है और एपीआई इसको करना चाहती है और हर इंसान को, भारत के हर नागरिक को, इंडिया के हर नागरिक को उस लेवल का डेवलप करके, उस लेवल का लिविंग स्टैंडर्ड देके जहाँ गरीबी ना हो, विषमता ना हो, पिछड़ापन ना हो, सुख समृद्धि हो, है ना। मैं बार बार कहता हूँ वी शुड बिकम लॉ मेकर्स, वी शुड बिकम पॉलिसी मेकर्स, वी शुड बिकम वेल्थ क्रिएटर्स एंड वेलबींग ब्रिंगर्स। यानी हमको कानून बनाने वाले बनना होगा, हमें नीति बनाने वाले बनना होगा, संपत्ति का निर्माण करने वाले बनना होगा और वेलबींग यानी सुख समृद्धि लाने वाले बनना होगा। तो हर इंडियन का, हर गोंडवाना वासी का जीवन, हर व्यक्ति और परिवार का, हर सेक्शन कम्युनिटी जो भी हो, हर स्टेट हो, उसका वो किया जाए और ग्रेट गोंडवाना बनाया जाए। यही मेरा विजन है और एपीआई उसको परस्यू कर रही है। और कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के रिसर्च के आधार पे, मैनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस के आधार पे, साइंस और नॉलेज और सॉल्यूशंस के आधार पे ये पॉसिबल है। तो ये थे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर, जिनका कहना है कि देश में आज कानून बनाने वाले, नीति बनाने वाले और नीतियों की राजनीति के माध्यम से लोगों का कल्याण करने वाले राजनेताओं की बेहद ही ज़रूरत है।